हाँ, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ छुपे होते हैं राज, जुनून और खतरनाक रिश्ते। जहाँ प्यार हदें पार कर जाता है और भरोसा एक पल में टूट जाता है। ये दुनिया है पावर, पैशन और धोखे की, जहाँ हर चेहरा मासूम नहीं और हर रिश्ता सच्चा नहीं। अगर आप तैयार हैं उन कहानियों के लिए जो दिल भी जलाएं और दिमाग भी हिला दें, तो स्वागत है आपका सीएम नॉवल में, जहां हर एपिसोड में मिलेगा थोड़ा इश्क, थोड़ा जुनून और बहुत सारा ट्विस्ट। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप अपनी पसंद के अनुसार वीडियो की स्पीड एडजस्ट कर लें ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। अध्याय 31। यह आवारा कुत्ता किसका है? देविका ओबरॉय ने एक बार फिर अपनी आंखों से परम गुरु का क्रोध देखा था, और वो जानती थी कि अरमान आहूजा ने अभी भी खुद पर काबू रखा हुआ था, वरना राकेश सिंघानिया तो कब का अपनी जान से हाथ धो बैठता। लेकिन फिर भी उसे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया गया था। क्या वो अब भी जिंदा होगा? वहां मौजूद हर कोई अरमान की इस अचानक की गई हरकत से सन्न रह गया। चारों तरफ शमशान जैसी शांति छा गई। लगभग 100 किलो का एक जीता जागता इंसान बस ऐसे ही पहाड़ से नीचे फेंक दिया गया। इतनी ऊंचाई से फेंके जाने के बाद भले ही पहाड़ के बीच में एक झील थी, फिर भी वो गिरकर मर ही जाएगा, है ना? पापा! इस खामोशी को सबसे पहले रोहन सिंघानिया की दिल दहला देने वाली चीख ने तोड़ा, और उसके बाद राकेश सिंघानिया की पत्नी कोमल सिंघानिया के रोने की आवाज गूंज उठी। वो जमीन पर बैठ गई, अपनी छाती पीटते हुए और पैर पटकते हुए। राकेश! चिल्लाने लगी और साथ ही पुलिस को बुलाकर उस हत्यारे अरमान को गिरफ्तार करवाने की जिद करने लगी। रिया सिंघानिया ने अरमान का दबंग अंदाज पहले भी देखा था, लेकिन उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का अब इतना खूंखार हो जाएगा कि बिना किसी हिचकिचाहट के उसके परिवार के सबसे खतरनाक माने जाने वाले दूसरे चाचा पर भी हाथ उठाने की जुर्रत करेगा। बस बात यह थी कि ऐसा करने पर उस पर हत्या का इल्जाम लग सकता था, है ना? मायरा सिंघानिया सबसे पहले होश में आए। उसने तुरंत सिंघानिया परिवार के बॉडीगार्ड्स और कुछ ड्राइवरों को गाड़ियां लेकर मानसरोवर झील के पास जाने और राकेश सिंघानिया को ढूंढ कर लाने का निर्देश दिया, और इस बात पर जोर दिया कि उसकी जान हर हाल में बचनी चाहिए। मायरा की बातें सुनकर वहां मौजूद हर किसी की आंखों में चमक आ गई, खासकर अरमान, देविका और आर्यन मल्होत्रा की। वो सब मायरा के शब्दों के पीछे का इरादा समझ गए थे, यह मान लेना कि राकेश सिंघानिया अभी मरा नहीं है, ताकि अरमान पर हत्या का सीधा इल्जाम न लगे। अगर बाद में सिर्फ एक लाश भी मिलती तो ये कहा जा सकता था कि राकेश डूबने से मरा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, न कि अरमान ने उसे सीधे तौर पर मारा। ज्यादा से ज्यादा अरमान पर गैर इरादतन हत्या का ही मामला बनता। जब तक बात गैर इरादतन हत्या की थी, तब तक बचने की बहुत गुंजाइश थी। सच कहा जाए तो उस पल में मायरा सिंघानिया की हाजिरजवाबी और तेज दिमाग पूरी तरह से हावी था। ये कहावत बिल्कुल सच थी, अगर बेटी हो तो मायरा सिंघानिया जैसी हो। वहां मौजूद हर कोई बहुत घबराया हुआ था। कुछ लोगों को इस बात की चिंता थी कि कहीं अरमान ने सच में हत्या तो नहीं कर दी, जबकि कुछ इस बात से परेशान थे कि कहीं अरमान उसे जान से मारने में नाकाम तो नहीं रहा। आर्यन मल्होत्रा दूसरी श्रेणी में आता था। वो तो अब यही मना रहा था कि राकेश सिंघानिया जल्दी से मर जाए। लेकिन इस सब के बीच अरमान, जो इस पूरी घटना का मुख्य केंद्र था, सबसे ज्यादा शांत था। उसने मायरा को तसल्ली देते हुए कहा, मैंने खुद पर पूरा कंट्रोल रखा था, वो मरना भी चाहे तो नहीं मर सकता, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि उसके बालों का स्टाइल तक खराब नहीं हुआ होगा। अरमान जो कह रहा था वो 16 आने सच था। जब उसने हमला किया था तो उसने राकेश के शरीर को अपनी प्राण ऊर्जा की एक परत से ढक दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रसायन विद्या के दौरान तरल औषधि को प्राण ऊर्जा से ढका जाता है। इसलिए उसके नीचे गिरने का सफर एकदम बंजी जंपिंग जैसा था। उसके शरीर के बाहर मौजूद प्राण ऊर्जा की वो परत स्वाभाविक रूप से उसकी रक्षा करेगी, और झील की सतह से टकराने पर भी उसे एक खरोंच तक नहीं आएगी। लेकिन मायरा को उसकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ। उसने बस उसे एक ठंडी और तीखी नज़र से देखा और गाड़ी में बैठ गई, खुद मानसरोवर झील जाकर सच देखने के इरादे से। और ठीक उसी पल नीचे से एक बॉडीगार्ड का मैसेज आया, छोटे मालिक बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ बड़बड़ा रहे हैं। उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं है और उनके बालों का स्टाइल भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ये सुनते ही मायरा ने झटके से पलटकर अरमान की तरफ देखा, लेकिन उसने पाया कि वो तो भीड़ की तरफ पीठ किए, हाथों को सीने पर बांधे बागीचे के किनारे खड़ा था, जैसे पहाड़ों के नज़ारे का लुत्फ उठा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सच में राकेश सिंघानिया के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और देविका ओबरॉय उसके बगल में खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे कुछ कह रही हो। उनके खड़े होने के अंदाज को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अरमान ओबरॉय परिवार को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ओबरॉय परिवार उसे खुश करने में लगा हुआ है। क्या वो सच में इतना कॉन्फिडेंट है? लेकिन उसने आखिर यह किया कैसे? मायरा को खुद से कुछ महीने छोटे इस लड़के को समझना अब और भी मुश्किल लग रहा था।
उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाओ और पूरा चेकअप करवाओ, मायरा ने तुरंत हुक्म दिया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, फोन के दूसरी तरफ से राकेश सिंघानिया की लगभग पागलों जैसी आवाज़ आई, मुझे किसी अस्पताल नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस वो विला देखना है। उफ, यह एक ऐसा इंसान था जिसका घमंड और दिखावा उसकी अपनी जान से भी बढ़कर था। उन्हें जो करना है करने दो, मायरा ने फ़ोन काट दिया। सच तो यह है कि अपने इस दूसरे चाचा के लिए उसके मन में कोई इज्जत नहीं थी। कुछ ही देर बाद राकेश सिंघानिया को वापस ऊपर लाया गया और सच में उसके बाल जरा भी नहीं बिगड़े थे, बल्कि सूरज की रोशनी में वो चमक रहे थे और कुछ ज्यादा ही शानदार लग रहे थे। हालांकि जैसे ही उसने अरमान को देखा, उसने तुरंत उससे दूरी बना ली। उसकी आंखों में आंखें डालने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। बाकियों का भी यही हाल था। जब उन्होंने अरमान की तरफ देखा तो उनकी आंखों में सवालों और डर का एक अजीब सा मिला जुला भाव था। खासकर सिंघानिया परिवार के बॉडीगार्ड्स, उनमें से हर कोई छुप छुप कर अरमान का अंदाजा लगा रहा था, जैसे उसके पास मार्शल आर्ट्स की कोई गुप्त और जादुई किताब हो। मायरा, चूंकि दूसरे चाचा अब ठीक हैं, तो क्या हमें अंदर चलना चाहिए? आर्यन मल्होत्रा ने सुझाव दिया। इतने बड़े ड्रामे के बाद मायरा का सच में अंदर जाकर नज़ारे देखने का कोई मूड नहीं था। वो मना ही करने वाली थी कि आर्यन ने अपनी बात जारी रखी, मेरे बिजनेस के सभी दोस्तों को पता है कि तुम आ जा रही हो। अगर तुम नहीं चलोगी तो ये थोड़ा रूखापन लगेगा। यह एक तरह से धमकी भरे शब्द थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो इस बार नहीं गई तो बिजनेस सर्कल के कई रसूखदार लोग नाराज हो सकते हैं। शायद पहले के सिंघानिया परिवार को इन सब की परवाह नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे मायरा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही थी, उसे एहसास हो रहा था कि ये रिश्ते कितने पेचीदा होते हैं, जहां एक गलत कदम सब कुछ तबाह कर सकता है और उसे बहुत संभल कर चलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तुम किस बात की हिचकिचाहट में हो मेरी प्यारी भतीजी, चलो जल्दी चलते हैं, राकेश सिंघानिया ने जोर देते हुए कहा। वो अभी अभी मौत के मुंह से वापस लौटा था। अगर आज वो इस विला के अंदर नहीं जा पाया तो उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। जब वो हिचकिचा रही थी, पता नहीं क्यों उसकी नज़र बेइख्तियार अरमान पर गई, जो पहाड़ों और झील को निहारने में मगन था। हालांकि उसे सिर्फ उसकी पीठ दिख रही थी, लेकिन न जाने क्यों उसे देखकर मायरा को एक अजीब सी तसल्ली महसूस हुई। तो उसने हामी भरते हुए सिर हिलाया, गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और बोली, ठीक है। आर्यन तुरंत मुस्कुराया और उसने सबका स्वागत करते हुए उन्हें विला की तरफ चलने को कहा। बेशक वो इस मौके पर अरमान को बुलाना कैसे भूल सकता था। आखिर आज उसका सबसे बड़ा मकसद ही अरमान को पूरी तरह से जलील करना था, है ना? अरमान देविका से विला के आसपास के नज़ारों के बारे में सुन रहा था। आर्यन की आवाज़ सुनकर वो भी भीड़ के पीछे पीछे बागीचे में चला गया। अल्पविराम। उधर विला के मुख्य दरवाजे के लॉन पर सूट बूट पहने लड़के लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था, जो फॉर्मल कपड़ों में खड़ी एक लड़की से बहस कर रहा था। उस बेचारी प्रोफेशनल लड़की को तो उन्होंने अपनी बातों से लगभग रुला ही दिया था। मैनेजर नेहा, क्या तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो, या फिर तुम हमारे साथ बिजनेस ही नहीं करना चाहती? पहले तुम कहती हो कि विला की चाबियां तुम्हारे बॉस के पास हैं, और अब कह रही हो कि विला बिक चुका है। क्या तुमने हमें 3 साल का बच्चा समझ रखा है? यह विला इतने सालों से नहीं बिका, और अब जब हम इसे खरीदना चाहते हैं तो यह अचानक से बिक गया। ये बोलने वाला शख्स उस ग्रुप का लीडर था, जिसका नाम देव खन्ना था, जो आर्यन मल्होत्रा का रणनीतिकार यानी उसका दायां हाथ था। मायरा को यह विला गिफ्ट करने का पूरा प्लान उसी के शातिर दिमाग की उपज था। देव सर, मुझे अभी अभी इसकी जानकारी मिली है। देखो, मेरे बॉस का मैसेज अभी भी यहाँ है, ये सच में बिक चुका है और पूरी पेमेंट भी हो चुकी है। मैनेजर नेहा ने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए समझाने की कोशिश की। वो इनमें से किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी, वरना वो चुटकियों में अपनी नौकरी से हाथ धो बैठती। अरे ठीक है, देव ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे पता है ये सब दाम बढ़ाने की तुम्हारी चाल है। पहले कहोगी कि बिक गया, फिर दाम बढ़ा दोगी, यही ना? बस ये बताओ कितने में? चाहे कीमत जो भी हो, आज हम यह विला लेकर ही रहेंगे। ये प्लान उसी ने तो बनाया था। अगर यह फ्लॉप हो गया तो आर्यन मल्होत्रा शायद उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़े, उसे अभी के अभी यह विला अपने नाम करना ही था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो अपने पापा से और पैसे मांग लेगा। मैनेजर नेहा भी बस रोने ही वाली थी। वो इतनी देर से समझा रही थी, फिर भी इन लोगों के दिमाग में इतनी सी बात क्यों नहीं घुस रही थी। घर बिक चुका था, पूरी तरह से बिक चुका था। इतने सीधे और आसान लफ्ज क्या उन्हें समझ नहीं आते? देव सर, घर सच में बिक चुका है। देखो, ये रहा खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, मेरे बॉस ने अभी मुझे इसकी फ़ोटो भेजी है। मैनेजर नेहा ने अपने दोनों हाथों से एक आईपैड पकड़ा और उसे देव खन्ना की तरफ बढ़ा दिया। देव ने झुककर उस पर नज़र डाली और त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, अरमान आहूजा। यह आहूजा कौन है? क्या हमारे शिवगढ़ में आहूजा नाम का कोई बड़ा खानदान है? उसने मुड़कर अपने पीछे खड़े लोगों को देखा, और जब सब ने नाम में सिर हिलाया तो उसने राहत की सांस ली।
जब तक ये शिवगढ़ का कोई जाना माना खानदान नहीं था तब तक उसके पास ये घर हथियाने का कोई ना कोई जुगाड़ तो था ही। ऐसे नए नवेले अमीरों से निपटने के उसके पास कई तरीके थे। देव ने वह आईपैड वापस मैनेजर नेहा की तरफ उछाला और बड़े ही घमंड से बोला, अभी के अभी इस आहूजा नाम के छर्रे को फ़ोन मिलाओ और कहो कि चुपचाप अपनी शक्ल मुझे आकर दिखाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके लफ्ज़ अभी हवा में ही थे कि तभी एक रौबदार आवाज़ गूंजी, यह आवारा कुत्ता किसका है जिसे पट्टा नहीं पहनाया गया और जो यहाँ आकर लोगों पर भौंक रहा है? मैं भी तो देखूं, तुम किस अंजाम की बात कर रहे हो। अध्याय 32। शिखर स्वर्ग विला का मालिक। अरमान और उसका ग्रुप आर्यन मल्होत्रा के पीछे पीछे शिखर विला की मुख्य इमारत की तरफ बढ़ रहा था। वैसे तो ये काम देविका ओबरॉय का था, लेकिन चूंकि आर्यन खुद ही उनका गाइड बनने के लिए आगे आ गया था, इसलिए देविका को अपनी सिरदर्दी कम होती महसूस हुई। पहले अरमान को लगता था कि ओबरॉय परिवार का विला काफ़ी बड़े इलाके में फैला हुआ है, लेकिन जब उसने इस शिखर विला का पूरा नज़ारा देखा तो उसे समझ आया कि बाप के सामने बेटे की क्या औकात होती है। ओबरॉय परिवार के विला का बागीचा अकेले ही सिंघानिया परिवार के पूरे विला के बराबर था, जबकि इस शिखर विला का बागीचा ओबरॉय परिवार के कुल इलाके से भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। अरमान को जिस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी वो ये थी कि इस विला के एक तरफ खुद की एक छोटी सी आर्टिफिशियल झील भी थी। हालांकि इसकी तुलना मानसरोवर झील से नहीं की जा सकती थी, लेकिन बोटिंग और मछली पकड़ने के लिए यह ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी थी। झील को देखकर अरमान को थोड़ी झल्लाहट हुई और उसने देविका से कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ एक झील भी है? तो फिर मैं उस सुआ को इतनी दूर नहीं फेंकता। अरमान की आवाज़ बिल्कुल भी धीमी नहीं थी, ग्रुप में मौजूद लगभग हर कोई उसे साफ सुन सकता था। आगे चल रही रिया सिंघानिया ने साफ महसूस किया कि यह सुनते ही उसकी बड़ी बहन मायरा का शरीर गुस्से से कांप उठा। जाहिर है कि वो अरमान की इस बात से आग बबूला हो गई थी, लेकिन खुद रिया को लग रहा था कि अरमान ने इस बार एकदम झक्कास काम किया है। ये सुनकर देविका खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मैं कैसे अंदाज़ा लगाती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुमने तो सोचते ही सीधा एक्शन ले लिया, और अगर मैं तुम्हें बताना भी चाहती तब तक तुम सिंघानिया परिवार के दूसरे चाचा को हवा में उछाल चुके थे। क्या तुम चाहते थे कि मैं तुमसे कहूं कि उन्हें बीच हवा में ही पकड़कर वापस ले आओ? लोग कहते हैं कि बीता हुआ वक्त और फेंका हुआ इंसान कभी वापस नहीं आते, लेकिन ये बात सिर्फ आम लोगों पर लागू होती है। अरमान के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके अलावा अगर किसी की साधना का स्तर काफ़ी ऊंचा हो तो वक्त को रोकना भी पूरी तरह से मुमकिन था। खैर, वो तो बहुत आगे की बातें थीं और अरमान ने फिलहाल उन पर ध्यान न देने का फैसला किया। देविका के सवाल के जवाब में अरमान ने अपनी ही बात का मजाक उड़ाते हुए अपनी नाक खुजलाई और बोला, एक बार कोई इंसान हवा में उछाल दिया जाए तो उसे वापस तो नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन उसे दोबारा ज़रूर उछाला जा सकता है। देविका की मीठी हंसी सुनकर एक पल के लिए आर्यन मल्होत्रा के भी होश उड़ गए। गनीमत ये रही कि उसने जल्दी ही अपने दिमाग पर काबू पा लिया और मायरा के आसपास होने की वजह से वो पूरी तरह से उसके जादू में खोने से बच गया। आगे आगे चल रहा राकेश सिंघानिया बड़े ध्यान से अरमान और देविका की बातें सुन रहा था। जैसे ही उसने अरमान को ये कहते हुए सुना कि वो उसे दोबारा उछालना चाहता है, वो इतना डर गया कि लड़खड़ाकर गिरते गिरते बचा। शुक्र है कि रोहन ने उसे संभाल लिया, वरना तो उसका सरेआम मजाक बन जाता। घास पर चलते हुए गिर पड़ना क्या ये किसी जोक से कम होता? झील में छोटी छोटी नावें भी थीं, लेकिन ग्रुप ने उनमें बैठने का विचार छोड़ दिया। इसके बजाय उन्होंने आर्यन को रास्ता दिखाने दिया और वो लोग झील के किनारे किनारे सबसे लंबे रास्ते से अंदर की तरफ बढ़ने लगे। इस लंबे रास्ते को चुनने के पीछे आर्यन के अपने ही कुछ छिपे हुए मंसूबे और प्लानिंग थी। चलते चलते उसने शिखर विला की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। जाहिर है वहां मौजूद हर कोई इस विला के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, सिवाय अरमान के। उसकी यह सारी बकवास मुख्य रूप से अरमान को सुनाने के लिए ही थी, ताकि वो जान सके कि यह विला कितना शानदार और आलीशान है और उसे यह एहसास दिलाया जा सके कि वो खुद कितना मामूली और दो कौड़ी का इंसान है। इस विला में कुल 5 मंजिलें हैं, 3 ज़मीन के ऊपर और 2 अंडरग्राउंड। छत पर एक ओपन एयर स्विमिंग पूल है। तीसरी मंजिल पूरी तरह से एंटरटेनमेंट और मजे के लिए है, जिसमें होम थिएटर, गेम रूम, लाउंज और बाकी सभी लग्जरी सुविधाएं मौजूद हैं। दूसरी मंजिल फिटनेस एरिया है, जिसके उपकरण किसी छोटे जिम से कम नहीं हैं। पहली मंजिल लिविंग एरिया है, जहां वो हर चीज़ मौजूद है जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो। पहला बेसमेंट खाली है, जिसमें इतनी बड़ी जगह है कि मालिक उसे अपनी मर्जी से कैसा भी डिज़ाइन करवा सकता है। दूसरा बेसमेंट गराज है, जिसमें 12 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है, इतनी कि तुम हर महीने एक नई गाड़ी बदल सकते हो। और फिर इसका बाहरी डिज़ाइन देखो। हालांकि यह झील आर्टिफिशियल है, लेकिन पानी लगातार बदलता रहता है और झील के अंदर एक छोटा सा नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया गया है ताकि पानी हमेशा एकदम साफ और क्रिस्टल क्लियर रहे। अब बात करते हैं उस लॉन की जिस पर हम सब चल रहे हैं। मुझे यकीन है कि तुम सब ने देखा होगा कि यह मेन गेट से लेकर यहाँ तक पूरी तरह से बिछा हुआ है।
इसका आकार बिल्कुल किसी मीडियम साइज के गोल्फ कोर्स की तरह डिज़ाइन किया गया है। अगर यहाँ कोई गोल्फ टूर्नामेंट भी करवाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लग्जरी, एकदम चरम स्तर की लग्जरी, यही तो इस विला की असली पहचान थी। आर्यन का इस शिखर विला की इतनी लंबी चौड़ी तारीफें करने का असली मकसद बस अरमान को पूरी तरह से जलील करना ही तो था, है ना? हालांकि विला बहुत ही शानदार था, लेकिन मायरा जितना सुन रही थी उसकी धड़कनें उतनी ही तेज हो रही थीं, क्योंकि वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि आर्यन उसे जन्मदिन का क्या तोहफा देने वाला था। उसे बस इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर उसने सबके सामने उसका तोहफा ठुकरा दिया तो क्या ये सबके सामने उसके मुंह पर तमाचा जड़ने जैसा नहीं होगा। उसके बाद सिंघानिया परिवार के लिए शिवगढ़ में अपना बिजनेस चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसने उसका तोहफा नहीं ठुकराया तो नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसे हर हाल में वो तोहफा ठुकराना ही होगा। आर्यन की ये सारी बातें सुनने के बाद देविका ने अरमान से कहा, इसने तो मेरे डायलॉग ही चुरा लिए। चलो, मेरी मेहनत बच गई, अब मुझे तुम्हें इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। देख लो, क्या तुम खुश हो? अरमान ने बड़े ध्यान से वहाँ मौजूद आध्यात्मिक प्राण ऊर्जा को महसूस किया। हालांकि यह किसी पवित्र स्वर्ग जैसी घनी नहीं थी, लेकिन मानसरोवर झील की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी। हालांकि अनंत ब्रह्मांड में मौजूद उसके अपने महल के सामने, जिसे लोग अमर महल कहते थे, ये किसी तिनके के बराबर भी नहीं था। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। फिर भी पृथ्वी जैसी जगह पर कुछ ना होने से तो ये बहुत बेहतर था। इसलिए अरमान ने सिर हिलाया और बस 2 लफ्ज़ कहे, ठीक ठाक है। ये सुनते ही आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने इस विला के शान और शौकत की इतनी तारीफें की थीं सिर्फ इसलिए ताकि अरमान जलन से मर जाए, लेकिन इस लड़के ने बस इतना कहा, ठीक ठाक है। अब वो अपना खेल कैसे आगे बढ़ाता? ये तो वैसा ही था जैसे कोई किसी आदिवासी कबीले में जाकर उन्हें डॉलर दिखाए, उसकी अहमियत का गुणगान करे और कहे कि उसके पास ऐसे ढेरों डॉलर हैं, और वो लोग इस पर ज़रा भी ध्यान न दें, बल्कि इस बात पर चर्चा करते रहें कि आज रात खाने में सुअर का शिकार करना है या जंगली बकरी का। क्या ये भैंस के आगे बीन बजाने जैसा नहीं था? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए आर्यन ने जानबूझकर जोर से ताना मारते हुए कहा, वाह अरमान भाई के क्या ही कहने। कम से कम 30 करोड़ का ये हद से ज़्यादा आलीशान विला तुम्हारी नज़रों में सिर्फ ठीक ठाक है। आर्यन बाबू, तुम समझे नहीं, इसे कहते हैं हाथ न पहुँचे तो अंगूर खट्टे। राकेश सिंघानिया ने तुरंत हामी भरते हुए कहा। उसे डर था कि कहीं आर्यन गुस्सा होकर वो विला देने का इरादा न बदल दे। इस शिखर विला के सामने खड़े होकर वो शायद वो नज़ारा भूल चुका था जहां कुछ ही देर पहले अरमान ने उसे एक हाथ से पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया था। बिल्कुल सही बात है, 30 करोड़ एक घर अजमाई के तौर पर यह अपनी 10 जन्म में भी इतना पैसा नहीं कमा सकता। अपनी इज्जत बचाने के लिए और दिल को तसल्ली देने के लिए ठीक ठाक है कहने के अलावा ये कर भी क्या सकता है? आर्यन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई आईफोन न खरीद पाने पर खुद को ये तसल्ली देता है कि आईफोन की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है, इसलिए वो उसे नहीं खरीदेगा। घुमा फिरा कर बात तो वहीं गरीबी पर ही आ जाती है। राकेश सिंघानिया ने सुर में सुर मिलाते हुए कहा। वो दोनों एक के बाद एक ताने मार रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले से ही कोई स्क्रिप्ट रट रखी हो। ठीक इसी वक्त वो पूरा ग्रुप विला के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा, जहां उन्होंने अमीर लड़कों के एक ग्रुप को अंदर किसी बात को लेकर एक सिल से गरल से बहस करते देखा। यह विला तुम्हारा तो है नहीं, तो इसकी इतनी झूठी तारीफें करके क्या तुम किसी गंवार जैसे नहीं लग रहे? और वैसे भी किसने कहा कि अरमान इसे खरीद नहीं? देविका उनकी बातें सुनकर आग बबूला हो गई थी और गुस्से में ये बोलने ही वाली थी कि इस विला का असली मालिक अरमान है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, अरमान ने उसे रोक दिया, सिर हिलाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। किसने कहा यह विला मेरा नहीं है? आर्यन तो बस इसी बात का इंतजार कर रहा था कि कोई उससे ये सवाल पूछे। उसने अपनी शेखी बघारने का मौका तुरंत लपक लिया और बोला, लेकिन तुम सही कह रही हो, यह विला ज़्यादा दिन तक मेरा नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इसे शिवगढ़ की 4 सबसे खूबसूरत हसीन लड़कियों में से एक मायरा सिंघानिया को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट करने का फैसला किया है। तालियां, 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 तालियां। राकेश सिंघानिया सबसे पहले ताली बजाने वाला शख्स था। अरमान, देविका और बाकी सबके लिए वो इस वक्त किसी सकस के जोकर से कम नहीं लग रहा था। और ठीक उसी पल विला के गेट से देव खन्ना के वो भड़काने वाले शब्द गूंज उठे, अभी के अभी उस आहूजा नाम के छर्रे को फ़ोन मिलाओ और कहो कि चुपचाप अपनी शक्ल मुझे आकर दिखाए, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। भीड़ के बीच से अरमान की आवाज़ आई, यह आवारा कुत्ता किसका है जिसे पट्टा नहीं पहनाया गया और जो यहाँ आकर पागलों की तरह लोगों पर भौंक रहा है? मैं भी तो देखूं तुम किस अंजाम की बात कर रहे हो। उस सेल्सगर्ल ने अरमान की फ़ोटो देखी हुई थी, लेकिन उसे साक्षात सामने देखकर वो और भी हैरान रह गई। वो फ़ोटो से भी कहीं ज़्यादा रौबदार और प्रभावशाली लग रहा था। वो तुरंत अपना आईपैड लेकर अरमान के पास दौड़कर आई, सम्मान से सिर झुकाया और फिर बोली, अरमान सर, शिखर स्वर्ग विला का नया मालिक बनने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाई।
मैं तुम्हारी प्राइवेट विला मैनेजर हूँ, मेरा नाम नेहा शर्मा है। और एक ही पल में उस पूरे पहाड़ पर सन्नाटा छा गया। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। अध्याय 33। जो पहले आया उसने पाया। विला का मालिक, क्या वो अरमान सर हैं? नहीं नहीं, जरूर कुछ गड़बड़ है। कम से कम 30 करोड़ का विला उसके लिए छोड़ो, जो कि एक घर अजमाई है, यहाँ तक कि सिंघानिया परिवार के लिए भी अपने लिए एक फालतू से विला को खरीदने के लिए एक साथ इतना पैसा निकाल पाना नामुमकिन होगा। इसलिए ये पक्का इसी प्राइवेट विला मैनेजर नेहा शर्मा की कोई गलती होगी, इसने ज़रूर सरनेम गलत पढ़ लिया होगा। यह अरमान नहीं बल्कि आर्यन मल्होत्रा होना चाहिए। आर्यन मल्होत्रा भी यही सोच रहा था, राकेश सिंघानिया का परिवार भी यही सोच रहा था, और यहाँ तक कि मायरा सिंघानिया की बहनें और उनके माता पिता भी यही सोच रहे थे। आखिरकार वो सब अरमान की असली औकात बहुत अच्छे से जानते थे। वो इतनी आसानी से ऐसा आलीशान विला कैसे खरीद सकता था? आर्यन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था, लेकिन उसकी अच्छी परवरिश और रुतबे ने उसे सरेआम तमाशा करने से रोक लिया। राकेश सिंघानिया, हालांकि अपने बड़े से पेट के साथ एक मीटबॉल की तरह उछलता हुआ नेहा शर्मा के सामने आया और उस पर चिल्लाया, तुम काम कैसे करती हो? क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? क्या तुम आहूजा और मल्होत्रा में फ़र्क नहीं समझ सकती? प्रोफेशनल सूट पहने नेहा शर्मा ने इतना बड़ा तमाशा पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा वो जानती थी कि जो भी यहाँ इस विला को देखने आ सकता है वो ऐसा इंसान है जिसके एक इशारे पर पूरा शिवगढ़ कांप सकता है, कोई ऐसा जिसे वो कतई नाराज़ नहीं कर सकती थी। इसलिए राकेश सिंघानिया की डांट सुनकर वो बस फूट फूट कर रोने ही वाली थी। देखो भाई, हमारे सिस्टम की जानकारी के हिसाब से ये स्वर्ग विला सच में अरमान आहूजा का ही है। तुम खुद देख लो, कॉन्ट्रैक्ट में यह बात साफ साफ लिखी है और अरमान की आईडी का एक कॉपी भी है। ये सब बिल्कुल भी नकली नहीं हो सकता। इससे पहले कि नेहा अपनी बात पूरी कर पाती, राकेश सिंघानिया ने उसके हाथ से आईपैड छीन लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। लेकिन वो चाहे ऊपर नीचे दाएं या बाएं कैसे भी देखे, वो कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे अरमान आहूजा को आर्यन मल्होत्रा या मायरा सिंघानिया नहीं पढ़ पा रहा था। दूसरे शब्दों में, इस विला का मालिक इसी वक्त सच में अरमान ही था। उसी पल राकेश सिंघानिया, जो तब भी बेहोश नहीं हुआ था जब अरमान ने उसे पहाड़ से नीचे झील में फेंक दिया था, अचानक जोर से चीखा और फिर बेहोश हो गया, जिससे रोहन और कोमल सिंघानिया एक बार फिर दहशत में आ गए। लेकिन शुक्र है, राकेश सिंघानिया सिर्फ कुछ देर के लिए ही बेहोश हुआ था। रोहन के कुछ बार पापा बुलाने के बाद उसे होश आ गया। हालांकि उसकी आंखें थोड़ी भटकी हुई थीं, जैसे वो अब भी इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं था कि विला का मालिक अरमान है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सबसे रईस आर्यन मल्होत्रा यह विला नहीं खरीद पाया, लेकिन अरमान, एक कंगाल घर अजमाई, इस विला का मालिक बन गया। नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। आर्यन ने पहले ही सबके सामने कह दिया था कि वो मायरा को यह विला गिफ्ट करेगा, जिसका मतलब है कि विला पहले से ही उसका था, वरना वो क्या गिफ्ट करता? आर्यन मल्होत्रा आखिर है कौन? वो मल्होत्रा ग्रुप के चेयरमैन विक्रम मल्होत्रा का सबसे बड़ा बेटा है। वो शिवगढ़ का इकलौता मल्होत्रा खानदान का वारिस है। उसकी जुबान की कीमत लाखों में है, वो झूठ नहीं बोलेगा। चूंकि वो झूठ नहीं बोलेगा तो सिर्फ एक ही गुंजाइश बचती है कि अरमान ने झूठ बोला है। उसने झूठ कैसे बोला? जाहिर है, उसने इस औरत के साथ मिलकर, जो प्राइवेट विला मैनेजर होने का दावा कर रही थी, उन सबको बेवकूफ़ बनाने की साजिश रची, सिर्फ इस पाखंडी और कमीने इंसान के घमंड को शांत करने के लिए। बिल्कुल सही, बात यही होगी। फर्जी, आर्यन बाबू, ये औरत फर्जी है, ये कॉन्ट्रैक्ट फर्जी है, ये सब अरमान की कोई चाल है, या ज़रूर अरमान का ही कोई बुना हुआ जाल होगा। राकेश सिंघानिया अपनी पत्नी कोमल की बाहों से लगभग पागलों की तरह उछलकर खड़ा हुआ और आर्यन से बोला। वो बिल्कुल एक डूबते हुए इंसान की तरह लग रहा था जो तिनके का सहारा ढूंढ रहा हो। आर्यन को, हालांकि, लग रहा था कि मामला इतना सीधा नहीं है। उसने राकेश को अनसुना कर दिया, उसे किनारे धकेला और देव खन्ना के ग्रुप की तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि वो उनके करीब पहुंचता, उसने देखा कि देव और बाकी सबके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, और उसका दिल तुरंत धक से रह गया, ये सोचकर कि विला के मालिक के बदलने की बात शायद सच हो सकती है। आर्यन सर, प्लान फ्लॉप हो गया, विला किसी अरमान आहूजा नाम के लड़के ने पहले ही खरीद लिया है। देव ने नज़रें झुकाकर घबराते हुए कहा। बाहर वालों की नज़र में आर्यन मल्होत्रा खानदान का एक शरीफ लड़का था, लेकिन देव जानता था कि इस आर्यन के तौर तरीके कितने खौफनाक और जालिम थे, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि महज उसकी मां के मुंह से निकली एक गलत बात पर उसने खुद उन्हें पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। अगर उसके पिता ने उसे वक्त रहते नहीं रोका होता तो वो शायद अपनी मां को जान से ही मार डालता। जो इंसान अपनी सगी मां की जान लेने से नहीं कतराता, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। प्लान देव का ही था, और अब जब वो इसे पूरा नहीं कर पाया, जिससे आर्यन की सिंघानिया परिवार के सामने बेइज्जती हो गई, तो वो इसके अंजाम के बारे में सोचने से भी कांप रहा था। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह विला कभी भी खरीदा जा सकता है? आर्यन का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था।
उसने पहले ही मायरा के सामने डींगे हाँक दी थी कि वो अरमान को पूरी तरह से जलील करने के लिए उसे यह विला जन्मदिन के तोहफे में देगा। लेकिन अब यह विला जिसकी उसने इतनी तारीफें की थीं, पहले से ही अरमान का हो चुका था। कोई शक नहीं कि अरमान के पास ये कहने की हिम्मत कहाँ से आई कि यह विला उसकी नज़रों में सिर्फ ठीक ठाक था। यह कोई अंगूर खट्टे होने वाली बात नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास सच में ये सब कहने का हक था। तो फिर अरमान की नज़रों में उसकी उन सारी हरकतों का क्या मतलब था? बस एक जोकर का तमाशा। आर्यन की आंखों में धीरे धीरे गुस्सा भरने लगा। देव ने बस एक बार उसकी तरफ देखा और उसका आधा शरीर खौफ से सुन्न पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, कल रात मैंने खास तौर पर चेक किया था और यह विला सच में किसी का नहीं था। लेकिन जब हम आ जाए तो हमें बताया गया कि यह पहले ही खरीदा जा चुका है। तुम्हारे और मेरे अलावा क्या इस प्लान के बारे में किसी और को पता था? आर्यन ने पूछा। उसे शक था कि किसी ने उनका प्लान लीक कर दिया है, जिससे अरमान को यह मौका मिल गया। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान को भी आज सुबह अचानक ही यह ख्याल आया था, उनके घर खरीदने के इरादे से भी बाद में। बस बात इतनी सी थी कि यशवंत ओबरॉय उनसे पहले उठ गए थे, इसलिए उनके दांव चलने की रफ्तार इनसे थोड़ी तेज थी। यह इस कहावत को बिल्कुल सही साबित करता है, जो पहले आया उसने पाया। यहाँ मौजूद सभी लोग ये बात जानते हैं। देव के ये कहने के बाद उसका सुन्न पड़ा आधा शरीर फिर से गर्म हो गया। आखिरकार कानून भीड़ को सजा नहीं देता, उनमें से कोई भी यह राज खोल सकता था और आर्यन ये पता नहीं लगा पाएगा कि वो कौन था, इसलिए जाहिर तौर पर इल्ज़ाम उस पर नहीं आएगा। आर्यन जानता था कि अब आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, बल्कि जल्दी से अपनी इज्जत बचाने का वक्त है। इसलिए उसने देव से कहा, तुमने ही यह प्लान बनाया था। अगर तुम इसे पूरा नहीं कर सकते तो तुम ही कोई रास्ता निकालो। जी आर्यन सर, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, देव ने दबकर कहा। फिर तेजी से अरमान की तरफ बढ़ा और उससे बोला, तुम अरमान हो? अरमान ने देव की तरफ देखा और पलटकर पूछा, तुम वो भौंकने वाले कुत्ते हो? अध्याय 34। बस ऐसे ही। क्या कहा तुमने? देव गुस्से से दहाड़ा। वो आर्यन के सामने तो भीगी बिल्ली बना रहता था, लेकिन अरमान के सामने शेखी बघार रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले ही जान चुका था कि अरमान महज एक घर अजमाए है, ऐसा इंसान जिसकी कोई औकात नहीं होती और जिसे आसानी से कुचला जा सकता है। अरमान ने सिर हिलाया और देविका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सही कहावत है, जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। मैं बस इतनी देर के बाद ही तुम्हारे सामने आया हूं और मुझे तो कोई अंजाम दिखाई नहीं दिया। वो देव की उस बात का मजाक उड़ा रहा था जहां उसने कहा था, अरमान से कहो कि तुरंत यहां आए, वरना उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सीधे सीधे उसके मुंह पर एक तमाचा था। अरमान की बातों से देव इतना भड़क गया कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। आखिरकार वो इस वक्त एक एहसान मांग रहा था। अरमान, तुम एक काम करो, यह विला तुम मुझे बेच दो और मैं इसके दाम में 1 करोड़ और जोड़ दूंगा। बोलो कैसा रहेगा? अरमान ने ये सुनकर देव को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसने पूछा, देव खन्ना, क्या तुम इस विला की खूबियां जानते हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? देव अरमान के इस सवाल से पूरी तरह चकरा गया। अरमान ने चेहरे पर एक बेबसी का भाव लाते हुए देव के कंधे थपथपाए और सिर हिलाते हुए बोला, अगर बात पहले की होती और तुम इतने पैसे और दे रहे होते तो मैं पक्का इसे बेच देता। लेकिन अभी अभी विला तक आते आते किसी ने मेरे दिमाग में यह बात भर दी है कि यह विला कितना शानदार है, कितना आलीशान है, सच में ज़मीन पर स्वर्ग और जन्नत से भी बढ़कर है। अब तुम ही बताओ, इतने बेहतरीन विला को मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? पफ। पानी पी रही रिया सिंघानिया ने हंसी के मारे पानी उगल दिया। पफ। देविका भी खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़ी। सिर्फ मायरा के चेहरे पर ही खुशी या गुस्से का कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके होठों की हल्की सी कंपन से यह समझना मुश्किल नहीं था कि वो अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। मुंह पर तमाचा, और वो भी एकदम करारा। आर्यन ने पहले विला की जितनी भी तारीफें की थीं, वो सब अरमान के पास आते ही एक के बाद एक करारे तमाचों में बदल गईं। सबसे मज़े की बात तो ये थी कि देव को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, और मैं ये तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ वाला एक्सप्रेशन देते हुए उसने अरमान से कहा, अरमान भाई, तुम्हें ये बात नहीं पता, लेकिन ये सब बस सेल्स गर्ल्स होती हैं जो घर बेचने के लिए डींगे हाँकती हैं। तुम उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। हा 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 हा। रिया ये सुनकर खुद को नहीं रोक पाए और बेतहाशा हंसने लगी। लो कर लो बात। अब देव के लफ्जों में आर्यन सीधा सेल्स गर्ल बन चुका था। रोहन ने उसे रोकने का इरादा किया तो उसने उसकी आस्तीन खींची, लेकिन इस लड़के ने उसे सीधा धक्का दे दिया और रोहन पर चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं बिजी हूँ? ये कहने के बाद देव ने अरमान से कहा, अरमान भाई, खुद सोचो, अगर उन्होंने इस विला की इतनी तारीफ नहीं की होती तो क्या ये बिक पाता? अरमान गहरी सोच में पड़ गया, ऐसा दिखावा करते हुए जैसे देव की बातों में बहुत दम हो, और फिर उससे बोला, लेकिन इस विला में 5 मंजिलें हैं, हर मंजिल को अलग अलग काम के लिए बांटा गया है,
और टॉप फ्लोर पर एक ओपन एयर स्विमिंग पूल भी है। ये बात तो झूठ नहीं है ना? ये सुनकर देव ने तुरंत अपनी हाजिर-ए-जवाबी का इस्तेमाल किया और बोला, बात तो सच है, लेकिन खुद सोचो, एक ओपन एयर स्विमिंग पूल, जब हवा चलेगी तो पत्ते और दुनिया भर का कचरा उस पूल में गिरेगा। क्या तुम तब भी उसमें तैर पाओगे? ये तो एक तरह से कचरे का डिब्बा ही बन जाएगा, है ना? और वैसे भी 5 मंजिलों में ऐसा क्या रखा है? क्या बड़ा होना ही अच्छा होता है? आजकल के लड़कों को आरामदायक जगह पसंद नहीं आती क्या? अपने बड़े भाई की बात मानो, यह विला जो तुमने खरीदा है, ये किसी काम का नहीं है। अरमान ने अपनी हंसी दबाई, लेकिन फिर भी उसे ऐसा नाटक करना पड़ा जैसे वो बेवकूफ़ बन गया हो लेकिन मानना नहीं चाहता हो, और उसने देव की बात पर सिर हिलाया। लेकिन आसपास की सुविधाएं बढ़िया हैं, तुम गोल्फ खेल सकते हो और एक आर्टिफिशियल झील है जहां तुम बोटिंग और मछली पकड़ सकते हो। छोड़ो यार, जब तुम उस झील की बात करते हो ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सब कहते हैं इसके पीछे पहाड़ और नदियां हैं, लेकिन उस झील को देखो, वो तो मुख्य इमारत को ही ढक रही है। क्या ये कोई विला बेच रहा है या कोई झील? और फिर वो लॉन, वो इतना बड़ा है, क्या उसके रख रखाव की ज़रूरत नहीं होगी? अगर तुम सही से हिसाब लगाओ तो क्या तुम सिर्फ इसका मेंटेनेंस का खर्चा उठा पाओगे? छोटे भाई, सच कहूं तो मैं तुम्हारे ही भले की सोच रहा हूं। इस सौदे में तुम्हें सीधा 1 करोड़ का फायदा होगा, कोई घाटा नहीं है। देव बिना रुके बोले जा रहा था, उसने लगभग उन सभी फायदों को पलट कर रख दिया था जो आर्यन ने थोड़ी देर पहले गिनाए थे। अगर अरमान खुद उन बातों को पलटता तो लोग उस पर अंगूर खट्टे होने का ताना मारते, लेकिन अब आर्यन का अपना रणनीतिकार ही उन बातों की धज्जियां उड़ा रहा था, तो अब कौन क्या कह सकता था? जब देव ये सारी बातें बोल रहा था, रिया और देविका हंस हंस कर दोहरी हो चुकी थीं, जबकि राकेश सिंघानिया और बाकी सब इतने बौखलाए हुए थे कि उनका बस नहीं चल रहा था कि वो दौड़कर जाएं और देव का मुंह बंद कर दें। अबे बेवकूफ़, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तू आर्यन बाबू की सरेआम बेइज्जती कर रहा है? रही बात आर्यन की, तो उसका चेहरा इतना काला पड़ चुका था जैसे अभी उसमें से पानी टपकने लगेगा। अरमान से बेइज्जत होना एक अलग बात थी, लेकिन अब अपने ही आदमी के हाथों जलील होना, ये सब कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? खासकर एक ऐसा अमीरजादा जो शिवगढ़ का सबसे बड़ा प्लेबॉय हो और जिसे हमेशा तारीफों की आदत हो। तुम्हारी बातें सुनकर अरमान ने जानबूझकर सस्पेंस बनाए रखा, जिससे देव बेताबी के मारे लगभग पसीने पसीने होने लगा। लगता है बड़ा भाई सच में मेरा भला चाहता है। चूंकि बड़े भाई इतने दरियादिल हैं, तो मैं तुम्हें इतना घटिया विला देकर तुम्हारा नुकसान कैसे करवा सकता हूँ? इसलिए ये बिकाऊ नहीं है। देव अब इस कदर बौखला गया था कि उसका मन कर रहा था अरमान को जान से मार दे। अबे ओ आहूजा, तू महज एक घर अजमाई है, शराफत की भाषा समझ नहीं आती क्या? जाकर पता कर ले, शिवगढ़ में ऐसा कोई काम नहीं जो देव खन्ना नहीं कर सकता। देव की बातें सुनकर राकेश सिंघानिया तुरंत डर के मारे दुबक गया। अरमान पहले ही आर्यन से पंगा ले चुका था और वो किसी भी कीमत पर देव खन्ना को भी दुश्मन बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसलिए राकेश सिंघानिया मायरा के पास गया, क्योंकि उसकी अब अरमान का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, और उसने मायरा से कहा, भतीजी, इसे समझाओ कि जल्दी से यह विला बेच दे। वैसे भी यह विला आखिर में तुम्हारा ही तो होगा। तुमने एक पैसा नहीं लगाया और फिर भी सीधा 1 करोड़ का फायदा हो रहा है, तो क्यों नहीं? ये सुनकर मायरा ने गुस्से से नाक भान सिकुड़ी और बोली, विला उसका है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उसी से कहो। मायरा, ये कैसा रवैया है? क्या तुम सच में चाहती हो कि हमारे सिंघानिया परिवार की तुम्हारे हाथों तबाही हो जाए? राकेश सिंघानिया मायरा पर चिल्लाया। मानो उसे तसल्ली नहीं मिली, उसने फिर अपने बड़े भाई राजेश सिंघानिया से कहा, बड़े भाई, देखो अपनी लाडली बेटी के संस्कार। अगर पिताजी को पता चल गया तो तुम दोनों उन्हें जीते जी मार डालोगे। अरमान ने बीच में टोकते हुए कहा, देव खन्ना है ना नाम? मुझे किसी से पता करने की ज़रूरत नहीं है ये जानने के लिए कि आज ये काम तुम किसी भी कीमत पर नहीं कर पाओगे। और तुम्हें भी जाकर पता कर लेना चाहिए, क्या शिवगढ़ में कोई ऐसा काम है जो मैं, अरमान आहूजा, नहीं कर सकता? अच्छा, बहुत अच्छा। ओ आहूजा, तू बस मेरा इंतज़ार कर। देव ने अरमान की नाक की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। ये देखकर देविका समझ गई कि किसी की आज पक्का शामत आने वाली है। जैसा कि उसे लगा था, अरमान ने एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, जिस आखिरी इंसान ने मुझ पर इस तरह उंगली उठाई थी वो शायद अभी तक अस्पताल में ही होगा। अरमान यहाँ भैरव देशमुख के उन गुंडों की बात कर रहा था। क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? अगर मैंने तुम पर उंगली उठा दी तो क्या उखाड़ लोगे? तुम महज एक नकारा इंसान हो जो रोहन को भी नहीं हरा पाया। मैंने बस तुम पर उंगली उठाई है, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? देव ने सीना तानते हुए कहा। वो अरमान की औकात बहुत अच्छे से जानता था। उसे बस इतना नहीं पता था कि आज का अरमान वो पुराना अरमान नहीं रहा। कुछ खास नहीं, बस। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, अरमान ने फुर्ती से झपट्टा मारा और देव की उस उठी हुई उंगली को बेरहमी से मरोड़कर तोड़ दिया।
मानो ये सज़ा बहुत कम थी। उसने फिर उसके घुटने पर एक जोरदार लात मारी, जिससे उसका पैर सीधे पीछे की तरफ मुड़कर टूट गया। उसके घुटने की हड्डियां चूर चूर हो गई थीं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। देव का शरीर दर्द से थोड़ा नीचे झुका और जिस हाथ को अरमान ने पकड़ रखा था वो सीधा ऊपर की तरफ तन गया। अरमान ने उसे मरोड़ा और उसकी कलाई झटके से तोड़ दी और उसका हाथ कोहनी के जोर से उल्टी दिशा में टूट गया, एक और हड्डी चूर चूर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस ऐसे ही अरमान ने अपनी अधूरी बात पूरी की। ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। अध्याय 35, तुम लौटकर कभी नहीं जाओगे। देव की वो दर्दनाक और पागलों जैसी चीख उस पहाड़ की चोटी पर गूंज उठी, जिसने उस खौफनाक आवाज को इस पल और भी ज्यादा डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला बना दिया था। उस असहनीय दर्द की वजह से देव बस यही मना रहा था कि वो बेहोश हो जाए, लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इतना तड़पने के बाद भी उसका दिमाग इतना तेज कैसे काम कर रहा था, इतना तेज कि वो अपने हाथों और पैरों से उठने वाली दर्द की एक एक टीस को साफ महसूस कर सकता था। वो बेहोश होना भी चाहता तो भी नहीं हो पा रहा था। बाकियों को भले ही अरमान के इन खौफनाक तरीकों के बारे में न पता हो, लेकिन देविका बहुत अच्छे से जानती थी, क्योंकि उसने साफ देखा था कि अरमान ने देव के हाथ पैर तोड़ने के बाद बड़ी ही बेफिक्री से अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कनपटी पर हल्का सा थपकी दी। ये हरकत उसके लिए बहुत जानी पहचानी थी। पहाड़ पर आते वक्त गाड़ी में उसने खुद इसका तजुर्बा किया था। ये किसी के भी दिमाग को पल भर में एकदम चौकन्ना कर सकती थी। और यही वो पल था जब देविका को अरमान के असली और खौफनाक रूप का एहसास होने लगा था। किसी के हाथ पैर इस कदर तोड़ना और उसे बेहोश तक न होने देना, ये किसी भी इंसान के दिल दिमाग का कड़ा इम्तिहान था। अगर कोई अंदर से बेरहम न हो तो वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। हालांकि वो जानती थी कि अरमान एक परमगुरु स्तर का इंसान है, लेकिन उसकी उम्र अभी भी एक बड़ा सवाल थी। इतनी छोटी सी उम्र में इतने बेखौफ और बेरहम फैसले लेना, आखिर उसने ऐसा क्या क्या झेला होगा कि उसका दिल इतना पत्थर बन गया। पहले देविका हमेशा अरमान को एक जवान लड़का ही मानती थी। जब वो सीरियस भी होता था तब भी उसे लगता था कि वो बस बड़ा और समझदार दिखने का नाटक कर रहा है। लेकिन इस पल देविका को सच में एहसास हुआ कि अरमान उसकी सोच से कहीं ज्यादा परिपक्व और खतरनाक है, और वो अब उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। सच कहूं तो शायद उसकी अपनी दिमागी मजबूती भी अरमान के सामने कुछ नहीं थी। ये दरअसल बहुत ही आम बात थी। आखिरकार अरमान के पिछले जन्म में 800 सालों की साधना के दौरान ऐसा कौन सा कदम था जो उसने दूसरों की लाशों से गुजरकर नहीं बढ़ाया था। 800 सालों की उस तपस्या ने बहुत पहले ही अरमान के दिल को एक चट्टान की तरह मजबूत बना दिया था। वो बहुत गहराई से जानता था कि ताकत ही सब कुछ है। रही बात इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की, तो अगर ये दूर रहें तो ठीक है, लेकिन एक बार इन्होंने उसे छेड़ने की जुर्रत की तो वो स्वाभाविक रूप से उन्हें एक ही वार में कुचल कर रख देगा। अरमान, मेरे पापा तुम्हें कतई नहीं छोड़ेंगे। तुम बस इंतजार करो इस बुढ़े का। मैं पक्का तुम्हारे हाथ पैर काटूंगा, तुम्हें एक दवाइयों के जार में बंद कर दूंगा और तुम्हें मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। देव जमीन पर पड़ा था। उस असहनीय दर्द ने उसकी आंखें खून जैसी लाल कर दी थीं। वो अपने दांत पीसते हुए अरमान पर चीख रहा था। बकवास बंद करो, अरमान ने ये कहा और एक जोरदार लात मारी, जिसने सीधा उस कमीने के जबड़े की हड्डी को उखाड़ दिया। अब अगर वो कुछ बोलना भी चाहता तो उसके मुंह से सिर्फ वुआ वुआ की आवाज़ें ही निकलती, जो सच में मौत से भी बदतर सज़ा थी। हालांकि देव ने आर्यन के उस अहम काम का कबाड़ा कर दिया था, लेकिन वो अभी भी आर्यन का ही आदमी था। अब अरमान का सरेआम उसके हाथ पैर तोड़ना उत्तर शिवगढ़ के सभी रसूखदार नौजवानों के सामने आर्यन के मुंह पर तमाचा मारने जैसा ही तो था, है ना। उत्तर शिवगढ़ की नई पीढ़ी के लीडर के तौर पर अगर वो अपने ही एक खास आदमी को नहीं बचा सकता तो वो आगे चलकर ये लीडर कैसे बना रहेगा। फिर कौन उसे आर्यन बाबू बुलाना चाहेगा। देव की वो चीखें सुनकर आर्यन ने चुपके से एक नंबर मिलाया, एक ऐसा नंबर जिसे वो सिर्फ और सिर्फ किसी बहुत बड़ी मुसीबत के वक्त ही मिलाता था। दादा शंकर, मुझे आपको पहाड़ पर बुलाने की तकलीफ देनी पड़ रही है। राकेश सिंघानिया आर्यन की एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था। उसे फोन मिलाते देख राकेश समझ गया कि अब बात बहुत बिगड़ने वाली है और इसका असर सीधे उनके सिंघानिया परिवार पर पड़ने वाला है। अगर आर्यन इस मामले को आगे नहीं भी बढ़ाता तो भी उत्तर शिवगढ़ का खन्ना परिवार कोई ऐसी चीज नहीं था जिससे उनका सिंघानिया परिवार पंगा ले सके। आखिरकार राजवंश एनक्लेव में सिंघानिया परिवार का रुतबा सबसे नीचे था, लेकिन खन्ना परिवार एक ऐसा खानदान था जिसका डंका पूरे शिवगढ़ में बजता था। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि देव खन्ना आर्यन का रणनीतिकार बन सकता है। इस पूरी मंडली का नंबर 2 इंसान तो उसके पीछे खड़ा वो खानदान कितना खूंखार और ताकतवर होगा। यह पागल हो गया है, ये बिल्कुल पागल हो गया है। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, इसका हमारे सिंघानिया परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ये सब अरमान का किया धरा है, सबने अपनी आंखों से देखा है। आर्यन बाबू, तुम्हें हमारे सिंघानिया परिवार के साथ इंसाफ करना होगा।
राकेश सिंघानिया जोर जोर से चिल्लाते हुए आर्यन की तरफ दौड़ा, लेकिन आर्यन के पीछे खड़े उन लड़कों के ग्रुप ने उसे रोक लिया। हालांकि अरमान का सरनेम सिंघानिया नहीं था, लेकिन वो फिर भी सिंघानिया परिवार का घर अजमाई था, जिसे आधा सिंघानिया ही माना जाता था। राकेश सिंघानिया शायद आर्यन पर हमला कर सकता है, हालांकि उन्हें पता था कि इसकी गुंजाइश न के बराबर है, फिर भी चेले होने के नाते उन्हें अपना रौब और फर्ज तो दिखाना ही था। राकेश सिंघानिया, अरमान तुम्हारे सिंघानिया परिवार का हिस्सा है। कम से कम तुम्हारे परिवार को तो इस मामले की सफाई देनी ही होगी, है ना? आर्यन का वो पहले वाला शरीफ और मायरा के सामने बिछा जाने वाला रूप पूरी तरह बदल चुका था, उसका पूरा आभास ही जैसे बदल गया था। दरअसल ये बात सब जानते थे कि यही असली आर्यन मल्होत्रा था। मायरा के सामने वो जो भी था वो महज उसका एक मुखौटा था। आर्यन बाबू, ये गलतफहमी है, ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। यह उसका अपना फैसला था और इसका हमारे सिंघानिया परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सिंघानिया परिवार ने कभी उसे अपना नहीं माना। आर्यन बाबू को इस बात का पूरा अंदाजा होना चाहिए। राकेश सिंघानिया ने सच में सिंघानिया परिवार को अरमान से अलग करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। आर्यन ने गुस्से से हुंकार भरी और आगे कुछ नहीं कहा। वो उस दादा शंकर का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि अगर वो अरमान से लड़ा तो पक्का उसी का नुकसान होगा, लेकिन जैसे ही दादा शंकर आ जाएंगे तो अरमान के पास चाहे जितनी भी जादुई ताकतें हों, वो दादा शंकर के एक ही वार में धूल चाट जाएगा। उसी वक्त मायरा और रिया सिंघानिया चलकर अरमान के पास आई और उसके बाएं और दाएं खड़ी हो गईं। रिया ने पहले बोलते हुए कहा, जीजा जी तुम डरो मत, हम एक परिवार हैं, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। अगर तुम अंदर भी गए तो मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। मायरा ने बहुत ज्यादा तो नहीं कहा, लेकिन उसने बस इतना कहा, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। बस एक छोटा सा वाक्य, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने अपना स्टैंड एकदम साफ कर दिया था, जो हजारों शब्दों से भी ज्यादा मायने रखता था। देविका भी आगे आई, रिया के बगल में खड़ी हुई और अरमान से बोली, अगर हमें लड़ना ही है तो चलो लड़ते हैं। क्या हम दक्षिण शिवगढ़ का ओबरॉय परिवार उत्तर शिवगढ़ के इन छोटे मोटे टुच्चे लोगों से डरने वाले हैं? जैसे ही यह बात उसके मुंह से निकली, उसने लगभग ओबरॉय परिवार का रुख साफ कर दिया था, जो पूरी तरह अरमान के साथ था। इस बात ने मायरा और उसकी बहन को पूरी तरह हैरान कर दिया। उन्हें हमेशा से यही लगता था कि अरमान के इतना हवा में उड़ने की वजह ओबरॉय परिवार का सहारा है, लेकिन अब जब उसने इतनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी तो ओबरॉय परिवार खुद को बचाने के लिए उसे पक्का अकेला छोड़ देगा। इसीलिए तो दोनों बहनें आगे आई थीं, क्योंकि आखिरकार वो सब एक परिवार थे। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ओबरॉय परिवार, जो दक्षिण शिवगढ़ की सबसे बड़ी ताकत था, वो अरमान का साथ देने के लिए बिना एक पल सोचे ऐसे आगे आ जाएगा। ये किस बात का इशारा था? इसका सीधा मतलब ये था कि वो दोनों पहले बिल्कुल गलत सोच रही थीं। यह अरमान नहीं था जो ओबरॉय परिवार के टुकड़ों पर पल रहा था, बल्कि यह ओबरॉय परिवार था जो अरमान के सहारे खड़ा था। अरमान ने देविका की इस मेहरबानी को ज्यादा दिल पर नहीं लिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने बस गलती से भी कोई छोटा मोटा एहसान कर दिया तो वो ओबरॉय परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। कुछ ही देर बाद अरमान ने एक बहुत ही खौफनाक और ताकतवर प्राण ऊर्जा को पहाड़ की चोटी की तरफ आते हुए महसूस किया, और उसकी रफ्तार किसी गाड़ी से भी कहीं ज्यादा तेज थी। अरमान के होठों पर एक ऐसी मुस्कान तैर गई जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था, और वो धीरे से बड़बड़ाया, इतना भड़काने के बाद आखिरकार मैंने तुम्हें बाहर निकाल ही लिया। बुढ़े, इस अनंत अमर स्वामी पर छुपकर हमला करने की जुर्रत। आज मैं ये पक्का करूंगा कि तुम यहाँ आओ तो सही, लेकिन लौटकर कभी वापस न जा सको। अध्याय 36, जन्मजात स्तर तक पहुंचने से पहले सब बस चींटियां हैं। देखो, दादा शंकर आ गए। आर्यन मल्होत्रा के पीछे खड़े सभी रईसजादे अरमान आहूजा के उस वार से सहम गए थे। बिना बॉडीगार्ड्स के ये घमंडी लड़के अरमान के सामने मुंह खोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब बात अलग थी। दादा शंकर आ चुके थे और उनके घबराए हुए दिलों को तुरंत तसल्ली मिल गई। क्या बात है, दादा शंकर आ गए। अब देखते हैं वो उस जंगली अरमान आहूजा से कैसे निपटते हैं। बड़ा अपनी ताकत पर इतरा रहा था ना, मैं भी तो देखूं दादा शंकर के सामने कैसे अकड़ता है। दादा शंकर, इसे इतना मारो कि इसकी अपनी माँ भी इसे पहचान ना पाए। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अरमान आहूजा को उस बूढ़े आदमी का एहसास पहले ही हो गया था। जब उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी, जो ग्रे रंग की छोटी कमीज पहने था, बिना रास्ते वाले बगीचे को पार करते हुए विला के मुख्य द्वार के सामने वाले लॉन की तरफ दौड़ता आ रहा था। उसकी रफ्तार रोंगटे खड़े करने वाली थी। जैसे एक सेकंड पहले वो 100 मीटर दूर था, लेकिन पलक झपकते ही वो 50 मीटर के दायरे में आ गया। धरती को 1 इंच में सिकोड़ने की कला। अरमान खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाया। अनंत ब्रह्मांड में अपने पिछले जीवन में जब कोई दिव्य मुद्रा और स्वर्गीय प्रकटीकरण स्तर में प्रवेश करता था तो वे कुछ जादुई जैसी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लेते थे। ये धरती को 1 इंच में सिकोड़ना उनमें से बस सबसे साधारण कला थी।
उसे बस इस बात की उम्मीद नहीं थी कि धरती पर भी ऐसी मिलती जुलती दिव्य शक्तियां मौजूद हो सकती हैं। लेकिन सोचने पर यह बात समझ में भी आती थी। धरती की प्राचीन सभ्यता का हजारों साल का इतिहास रहा है, जिसमें कई प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए। ये तय था कि उनमें से कुछ ने साधना के महान मार्ग को जरूर समझ लिया होगा। हालांकि अब धरती पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी, लेकिन मार्शल आर्ट्स की कुछ प्राचीन रहस्यमयी विद्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी जरूर आगे बढ़ी होंगी। छोटे मालिक, इस बूढ़े को आने में देर हो गई। उस बूढ़े आदमी ने बाकी सबको नजरअंदाज किया और एक ही कदम में आर्यन मल्होत्रा के सामने प्रकट होकर सिर झुकाते हुए कहा। आर्यन मल्होत्रा ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, दादा शंकर, तुम आखिरकार आ ही गए। देखो, वो कौन है? ऐसा कहते हुए आर्यन ने कुछ दूर खड़े अरमान की तरफ इशारा किया, मानो वो अपनी उंगली के इशारे से ही उसे मौत के घाट उतार देना चाहता हो। शंकर नाम के उस बूढ़े आदमी ने मुड़कर आर्यन के इशारे की दिशा में देखा। उसकी जो आंखें आधी बंद सी थीं, वो अरमान का चेहरा देखते ही झटके से फटी की फटी रह गईं। ये अभी तक जिंदा कैसे हो सकता है? बूढ़े का दिल बुरी तरह धड़कने लगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसने डंडे से जो वार किया था वो कितना सटीक था। उसका असर तुरंत नहीं दिखता और कुछ दिन आराम करने के बाद तो वो बिल्कुल ठीक भी लगने लगता। लेकिन 3 दिन बाद बिना किसी वजह के उसकी हालत बिगड़ने लगती और बहुत ही कम समय में उसकी मौत हो जाती। इसलिए अरमान आहूजा नाम के इस इंसान का अब इस दुनिया में नामो निशान नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर वो अभी भी यहाँ कैसे खड़ा था? और उसके शरीर से बहुत ही दबी हुई लेकिन खतरनाक ऊर्जा निकल रही थी, एक ऐसा आभास जिसे अंडरवर्ल्ड में इतने साल गुजारने वाला ये बूढ़ा भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। इससे उसे महसूस हुआ कि ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं है और बेहद खतरनाक है। लेकिन जब उसने अरमान को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा तो उसे उसके अंदर ऊर्जा के बहने का कोई नामो निशान नहीं मिला। वो किसी आम इंसान से बिल्कुल भी अलग नहीं लग रहा था। फिर उसके अंदर से निकलने वाली वो दबी हुई ऊर्जा का क्या मतलब था? दादा शंकर, यही वो कमीना है जिसने देव खन्ना का ये हाल किया है। तुम्हें देव के लिए इंसाफ करना ही होगा। इससे पहले कि बूढ़ा कुछ समझ पाता, आर्यन मल्होत्रा के पीछे खड़े एक लड़के ने आवाज दी। उसके खन्ना परिवार के साथ अच्छे रिश्ते थे और देव खन्ना को इतनी बुरी तरह पिटा हुआ देखकर उसका खून खौलना लाजमी था। ये सुनकर बूढ़े को और भी बड़ा झटका लगा। उसे साफ याद था कि पहले वाला अरमान पूरी तरह से कमजोर और लाचार था। ऐसा इंसान जो खुद देव खन्ना के हाथों पिटने से बच जाए तो गनीमत थी, वो भला देव को अपाहिज कैसे कर सकता था? बूढ़े ने आर्यन की तरफ देखा, जैसे वो उससे इस बात की पुष्टि चाहता हो। जब आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि शायद इस बार उसने इंसान को पहचानने में भारी गलती कर दी थी। बूढ़ा वापस मुड़ा, अरमान की तरफ देखा और उसके पूरे शरीर की ऊर्जा तुरंत सक्रिय हो गई। वो जीवन ऊर्जा से भर गया। सिर्फ एक कदम बढ़ाकर उसने 10 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर ली और सीधा अरमान के सामने आकर खड़ा हो गया। एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने पूछा, छोटे भाई, तुमने हमारे सूर्यवंशी एस्टेट के एक आदमी पर हमला किया है, क्या तुम अपना गुनाह जानते हो? बूढ़े का असली रूप पूरी तरह से बाहर आ चुका था। उससे पैदा होने वाले उस अदृश्य दबाव ने 10 मीटर दूर खड़े हर इंसान के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया। कुछ कमजोर दिल वाले लोगों को तो अपने घुटनों के बल बैठकर उसके सामने झुकने की इच्छा होने लगी थी। इस बूढ़े की ताकत के आगे 3 सेकंड से भी कम वक्त में तुम घुटनों पर बैठकर भीख मांगोगे छोकरे। तब देखूंगा कि तुम मेरे सामने कैसे अकड़ दिखाते हो। बूढ़ा मन ही मन खुश हो रहा था कि तभी उसे एक बेहद ठंडी आवाज सुनाई दी, क्या सूर्यवंशी एस्टेट के लोग खुद को बहुत बड़ी तोप समझते हैं? मैंने उसे मारा तो मारा, तुम मेरा क्या उखाड़ लोगे? जैसे ही ये लफ्ज उसके मुंह से निकले, बगल में खड़ी देविका ओबरॉय एकदम से बोल पड़ी, क्या बात कही है? इसने तो मेरे दिल की भड़ास निकाल दी। कई सालों से शिवगढ़ के उत्तरी तट के सूर्यवंशी एस्टेट ने उनके राजवंश एन्क्लेव को दबाकर रखा था। नई पीढ़ी में से किसी की भी मल्होत्रा परिवार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। देविका ओबरॉय न जाने कब से इस घुटन को बर्दाश्त कर रही थी। सिर्फ वो ही नहीं, मायरा सिंघानिया ने भी मन ही मन हामी भरी। अरमान की बात से उसे भी पूरी सहमति थी। लेकिन बूढ़े के चेहरे पर घोर हैरानी छा गई, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान घुटने टेकने के बजाय इतने दबंग अंदाज में बात करेगा। लेकिन उसकी ये हैरानी पल भर की ही थी। अगले ही पल वो अपने शांत और शातिर अंदाज में वापस आ गया, जैसे पूरी दुनिया अभी भी उसकी मुट्ठी में हो। लड़के, इतनी अकड़ मत दिखाओ। घाव भरने के बाद उसके दर्द को भूलना नहीं चाहिए। जरा मुझे ये बताओ, क्या तुम्हारे सिर की चोट ठीक हो गई है? बूढ़े का चेहरा मुस्कान से भरा था, लेकिन उस मुस्कान में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान ने घुटने क्यों नहीं टेके, लेकिन उसे इस बात से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी नज़र में इस लौंडे की जान लेना उतना ही आसान था जितना अपनी जेब से कुछ निकालना। और जब अरमान ने ये सुना
तो उसके शांत चेहरे पर तुरंत एक कोमल सी मुस्कान छा गई। अनंत ब्रह्मांड में हर कोई जानता था कि उनके परम पूजनीय सहस्र अमर स्वामी की एक आदत थी, वो जितना ज्यादा गुस्से में आते थे उनके होठों पर मुस्कान उतनी ही गहरी और मधुर हो जाती थी। ये छोटी मोटी खरोंचें तो पलक झपकते ही भर जाती हैं। बल्कि तुमने तो ये बात कहकर खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया है ना? अरमान ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो क्या, तुम्हारे ही शब्दों में कहूं तो मैंने मारा तो मारा। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या तुम पलटकर मुझे मारोगे? बूढ़े ने तीखे अंदाज में पलटवार किया। उसकी ऊर्जा फिर से उफान मारने लगी, जिससे आसपास खड़े लोग डरकर पीछे हटने लगे। सिर्फ अरमान अपनी जेबों में हाथ डाले अपनी जगह पर डटा रहा। उसके चेहरे पर खौफ की एक लकीर भी नहीं थी। उसने सोचते हुए अंदाज में सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है ये आइडिया बुरा नहीं है। अरमान इतनी बेफिक्री से बोल रहा था मानो उसके सामने शिवगढ़ का सबसे बड़ा लड़ाका नहीं बल्कि कोई ऐसा बेचारा बूढ़ा खड़ा हो जिसमें विरोध करने की कोई ताकत ही ना हो। हे, घमंड की भी हद होती है। लड़के, इससे पहले कि तुम कोई कदम उठाओ अपने संप्रदाय का नाम बता दो। हो सकता है तुम्हारे घराने की खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। बूढ़े ने बेहद अहंकार से कहा। ये सुनकर अरमान ने पहली बार उस बूढ़े को गंभीरता से देखा। उसने गौर किया कि हालांकि बूढ़े की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उसका जोश और जीवन ऊर्जा पूरी तरह से भरी हुई थी। और तो और उसके कदम बेहद मजबूत और ताकतवर थे और उसकी कनपटियां करण सिंह की तरह बाहर की ओर उभरी हुई नहीं थीं, बल्कि गहराई तक धंसी हुई थीं, जो साफ इशारा कर रही थीं कि वो आंतरिक मार्शल आर्ट्स का एक उस्ताद था। लेकिन उससे क्या, अरमान की नज़र में जो कोई भी जन्मजात स्तर तक नहीं पहुंचा था वो बस एक चींटी के बराबर था। बस तुम्हारी इतनी औकात, तुम मेरे संप्रदाय का नाम जानने के लायक भी नहीं हो। अरमान ने बिना किसी परवाह के नफरत भरे अंदाज में अपना सिर हिलाया। अध्याय 37। दिखावा करने में एक पल का मजा तो आता है, लेकिन बाद में ये बर्बादी ही लाता है। अरमान के ये शब्द बिना किसी शक के मानसरोवर झील में फेंके गए एक विशाल पत्थर की तरह थे, जिसने एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया था। वहां मौजूद हर कोई अरमान की बात सुनकर सन्न रह गया था, खासकर शिवगढ़ के उत्तरी तट के उन रईसजादों का समूह। उनके चेहरों के भाव लगभग एक जैसे थे, सबके सब घृणा से भरे हुए थे और तमाशा देखने के लिए बेताब थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि अरमान आहूजा किस मिट्टी का बना है, वो बस सिंघानिया परिवार का एक घर अजमाई ही तो था। ये अफवाहें थीं कि सिंघानिया परिवार में शादी करने से पहले वो किसी छोटे मोटे परिवार का ठुकराया हुआ बेटा था, एक ऐसा इंसान जिसे उसके अपने ही परिवार ने निकाल फेंका था और सिर्फ पुराने पारिवारिक रिश्तों की वजह से वो इस बार शादी करके यहाँ आ बसा था। लेकिन शादी करने के बाद भी रोहन सिंघानिया, राकेश सिंघानिया और बाकी लोगों से मिली खबरों ने हर बार अरमान को सिर्फ एक निकम्मे इंसान के रूप में ही पेश किया था। और तो और उनमें से कुछ लोग पहले भी अरमान से मिल चुके थे और उससे मिलने के बाद उन सब ने एक सुर में उसे ये बेहद सटीक खिताब दिया था, जैसा नाम वैसा काम। ये नाम जाहिर तौर पर उसके एक कचरा होने की शोहरत के लिए था, जो बिल्कुल सच था और इसमें कोई मिलावट नहीं थी। जहां तक दादा शंकर की बात थी, वो सब दिल से जानते थे कि वो कौन है। शिवगढ़ का नंबर 1 इंसान, शिवगढ़ का अजय शंकर ... उनके पास इतने सारे खिताब थे कि बस एक का नाम लेना ही शिवगढ़ की आधी आबादी को थर्राने के लिए काफ़ी था। कोई नहीं जानता था कि ये बूढ़ा कहाँ से आया है और इसका इतिहास क्या है, बस इतना पता था कि उसका मल्होत्रा परिवार से कोई पुराना नाता था और इसी वजह से वो मल्होत्रा परिवार का मुख्य बॉडीगार्ड बन गया था। लेकिन मल्होत्रा परिवार ने कभी भी बाहरी दुनिया के सामने उस बूढ़े को बॉडीगार्ड नहीं कहा, बल्कि उसे मल्होत्रा परिवार का मुख्य अतिथि बुलाते थे। सिर्फ इसी रुतबे से साफ था कि मल्होत्रा परिवार में उस बूढ़े की हैसियत किसी मुख्य बॉडीगार्ड से कहीं बढ़कर थी। और ये सच भी था। मल्होत्रा परिवार में कदम रखने के बाद से ही उसे जो सम्मान मिला वो ऐसा था जैसे वो सिर्फ एक इंसान के नीचे और हजारों के ऊपर हो। यहाँ तक कि आर्यन मल्होत्रा, जो दुनिया के सामने सबसे ज्यादा घमंडी और अक्खर था, उसे भी झुककर पूरी इज्जत से दादा शंकर कहना पड़ता था। जब भी आर्यन को कोई काम करवाने के लिए उनकी जरूरत होती तो उसे बहुत ही अदब से प्लीज या माफी चाहता हूँ कहना पड़ता था। ये साफ दिखाता था कि मल्होत्रा परिवार में उस बूढ़े का रुतबा कितना बड़ा था। जहां तक उस बूढ़े की ताकत का सवाल था, वहां मौजूद उन रईसजादों में से बहुत कम लोगों ने ही उसे अपनी आंखों से देखा था। लेकिन जब से उसने इस दुनिया में कदम रखा था, तब से उसके बारे में एक कहानी मशहूर थी, वो आज तक कभी नहीं हारा था। आर्यन मल्होत्रा पूरे शिवगढ़ में जिस छोटे मल्होत्रा के नाम से जाना जाता था, उसके पीछे जाहिर तौर पर उसके खानदान की ताकत थी। लेकिन उसके जिंदा रहकर इस खिताब का मजा लेने का सबसे बड़ा श्रेय इसी बूढ़े को जाता था। ये तो सब जानते हैं कि सबसे ऊंचे पेड़ को ही सबसे ज्यादा हवा के थपेड़े सहने पड़ते हैं। ये कहावत सदियों से सच साबित होती आई है। शिवगढ़ के उत्तरी तट के बेताज बादशाह होने के नाते मल्होत्रा परिवार के दुश्मनों की गिनती हजारों में थी। उनमें से कई तो बेहिसाब दौलतमंद थे और उनके लिए 1-2 हत्यारे भेजना उतना ही आम था जितना आम लोगों का खाना पीना।
इसलिए अगर उस बूढ़े ने बार बार आर्यन मल्होत्रा को मौत के मुंह से नहीं निकाला होता तो आज मल्होत्रा परिवार बिना किसी वारिस के होता। आधे अधूरे आंकड़ों के मुताबिक आर्यन मल्होत्रा बचपन से लेकर अब तक 13 बार कार एक्सीडेंट का शिकार हो चुका था और उस पर 7 बार जानलेवा हमले हो चुके थे। इसके अलावा अनगिनत हादसे तो अलग ही थे, फिर भी हर बार आर्यन मौत को मात देकर लौट आता था। इन सारे हादसों में शंकर नाम के उस बूढ़े की मौजूदगी हमेशा होती थी। अगर ये बूढ़ा ना होता तो आर्यन मल्होत्रा आज यहाँ खड़ा होकर अरमान आहूजा के हाथों बेइज्जत नहीं हो रहा होता। इसके अलावा ये भी अफवाहें थीं कि शिवगढ़ के उत्तरी तट का मल्होत्रा परिवार शिवगढ़ के दक्षिणी तट के मशहूर ओबरॉय परिवार को जो दबा कर रख पाया था, उसका सबसे बड़ा श्रेय इसी बूढ़े शंकर को जाता था। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता था कि शिवगढ़ के उत्तरी तट पर मल्होत्रा परिवार का जो दबदबा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी रहस्यमयी बूढ़े शंकर की वजह से है। और सबसे खास बात यह थी कि इन अफवाहों पर मल्होत्रा परिवार के किसी भी इंसान ने कभी आगे आकर सफाई नहीं दी थी, और इसका साफ मतलब था कि मल्होत्रा परिवार खुद इस बात को मानता था। इसके बाद से शिवगढ़ में उस बूढ़े शंकर का रुतबा आसमान छूने लगा। जब भी वो कहीं जाता तो एक तरह से वो उत्तरी तट के मल्होत्रा परिवार की नुमाइंदगी कर रहा होता था, किसी की भी उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन इस बार अरमान ने सिर्फ 2 लफ्ज़ बोलकर कि तुम इस लायक नहीं हो, उस नामी बूढ़े की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थीं। उनके स्तर के लोगों में किसी को खून बहने तक मारना तो फिर भी बर्दाश्त किया जा सकता था, लेकिन किसी की सबके सामने सरेआम बेइज्जती करना एक ऐसी दुश्मनी थी जो सिर्फ जान लेकर ही खत्म हो सकती थी। इसकी हिम्मत तो देखो, दादा शंकर से पंगा ले रहा है, इसे तो पता भी नहीं चलेगा कि इसकी मौत कब और कैसे हो गई। भीड़ में से किसी ने आगे बढ़कर ताना मारा, जहां तक मुझे पता है अरमान बस एक निठल्ला है, लेकिन वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं है ना। इस तरह सबके सामने दादा शंकर और आर्यन से दुश्मनी मोल लेना, क्या सच में वो अपनी जिंदगी से ऊब चुका है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? एक और आदमी ने आगे आकर समझाया, क्या तुमने इसके बगल में खड़ी उन 3 हुस्न की परियों को नहीं देखा? जब इतनी खूबसूरत लड़कियां साथ हों तो जाहिर सी बात है कि ये जोश में आ गया है और उनके सामने हीरो बनना चाहता है। हीरो बनना, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो वो हीरोपंती है, लेकिन अगर ताकत नहीं है तो वो सिर्फ बेवकूफ़ी है। साफ है कि ये अरमान सिरे का बेवकूफ़ है। दिखावा करने में एक पल का मज़ा तो आता है, लेकिन उसके बाद सीधा शमशान घाट ही नसीब होता है। चलो इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि दादा शंकर इस बेवकूफ़ का क्या हश्र करते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अरमान की बातें सुनने के बाद से ही बूढ़ा लगातार उसे ही घूर रहा था। जो लोग उसकी उम्र तक पहुंच जाते हैं वो सबसे ज़्यादा इसी बात से डरते हैं कि कहीं किसी छोटी सी भूल से उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई न डूब जाए। वो किसी और से ज़्यादा बेहतर तरीके से सावधानी ही सुरक्षा है का मतलब समझते थे। लेकिन उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब बार बार उसे जांचने के बावजूद उस लड़के में उस रहस्यमयी ऊर्जा के अलावा उसे मार्शल आर्ट्स का कोई भी गुण नजर नहीं आया। न तो वो किसी बाह्य बल के महारथी की तरह लग रहा था जो अपने शरीर और हड्डियों को पत्थर जैसा बना लेता है, और ना ही वो किसी आंतरिक बल के उस्ताद जैसा लग रहा था जो भीतर से ऊर्जा पैदा करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो सच में बस दिखावा कर रहा था जैसा कि बाकी लोग कह रहे थे? बूढ़े को इस बात पर गहरा शक था, क्योंकि वो जानता था कि उसके उस पीछे से किए गए वार में कितनी ताकत थी। अगर ये लड़का सच में कोई आम इंसान होता तो वो अब तक मर चुका होता। अगर वो यहाँ पूरी तरह से सही सलामत खड़ा है तो वो या तो कोई बाहरी मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट होगा जिसने अपनी चमड़ी और हड्डियों को फौलादी बना लिया है, या फिर वो कोई ऐसा योद्धा होगा जिसके पास आंतरिक बल हो। तुम चाहे कोई बाहरी ताकत का एक्सपर्ट हो या आंतरिक बल का योद्धा, इस बूढ़े के सामने तुम सिर्फ एक कचरा हो। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मिट्टी में मिलाता हूँ। जब बूढ़े को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मन ही मन ठान लिया, छोकरे, मैंने दशकों तक इस दुनिया पर राज किया है और तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे सामने इस तरह से बात करने की जुर्रत की है। तुमने पहले मेरे सूर्यवंशी एस्टेट के लोगों को घायल किया और फिर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। अगर आज मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं किया तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हर शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। जैसे ही बूढ़े ने अपनी बात खत्म की, उसने अरमान पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी विला के बाहर से एक साफ और जोरदार हंसी गूंजी। शंकर प्रताप सिंह, बहुत वक्त बीत गया। क्या तुम अभी भी सिर्फ लंबी चौड़ी बातें करके नौजवानों को डराने का ही काम करते हो? आ जाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो इस बूढ़े से 300 राउंड लड़कर दिखाओ। हर कोई आवाज़ की दिशा में मुड़ा, सिर्फ ये देखने के लिए कि एक बूढ़ा आदमी जो मार्शल आर्ट्स की ड्रेस पहने हुए था विला के बगीचे के बाहर से दौड़ता हुआ आ रहा था। जब वो बूढ़ा रुका तो वहां खड़े हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शिवगढ़ के दक्षिणी तट के सबसे ताकतवर परिवार का मुखिया यशवंत ओबरॉय सीधे अरमान के पास गया, उसके सामने पूरे सम्मान से सिर झुकाया और फिर बहुत ही अदब से बोला, यशवंत ओबरॉय, महागुरु अरमान का अभिवादन करता है। एक ही पल में वहां मौजूद हर एक इंसान सन रह गया।
ये कहानी हिंदी नोवेल मास्टर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की गई है। अध्याय 38, हैरान रह गई भीड़। यशवंत ओबरॉय। पूरे लॉन में एक साथ कई लोगों के मुंह से हैरानी भरी आवाज निकली। वहां मौजूद हर कोई जानता था कि यशवंत ओबरॉय कौन है। एक ऐसा फौलादी फौजी जिसने असली जंग के मैदान में बहादुरी के तमगे जीते थे। देश की आज़ादी के बाद उन्होंने सेना में बड़े बड़े पद संभाले थे और उनके पास ऐसी ताकत और रुतबा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रिटायर होने के बावजूद भी सेना में उनका ऐसा खौफ था कि उनके एक कदम से ही पूरा शिवगढ़ कांप उठता था। और उनके वारिस भी पीछे नहीं थे। एक बेटा राजनीति में था और दूसरा सेना में, और दोनों ही अपने अपने मैदान के धुरंधर थे। भला कौन ऐसे ताकतवर और इज्जतदार इंसान के सामने सिर नहीं झुकाएगा। यहाँ तक कि शिवगढ़ का मशहूर आर्यन मल्होत्रा जब राजवंश एनक्लेव आया तो वो पहले सिंघानिया परिवार के घर नहीं गया, बल्कि पहाड़ की चोटी पर स्थित ओबरॉय परिवार के घर यशवंत ओबरॉय से मिलने गया। हालांकि दोनों परिवारों के बीच रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, फिर भी दिखावे के लिए ही सही ये औपचारिकता तो निभानी ही पड़ती थी। देविका ओबरॉय ने पहले ही अरमान को बता दिया था कि यशवंत ओबरॉय खुद उसका इंतजार इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आर्यन मल्होत्रा उनसे मिलने आया हुआ था। किसने सोचा था कि इन दोनों घटनाओं की कड़ियां आपस में इतनी गहराई से जुड़ी होंगी। वहां मौजूद शिवगढ़ के उत्तरी तट के सारे नौजवान जो मल्होत्रा परिवार के करीब थे, यशवंत ओबरॉय को देखकर डर से कांप उठे थे। उन्हें डर था कि कहीं एक खूंखार फौजी अपने दिल में कोई दुश्मनी पालकर उनके परिवारों को रातों रात तबाह ना कर दे। ये खौफ उनके खून में था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपने क्लास टीचर से डरता है। चाहे आप कितने भी अमीर या ताकतवर घर से क्यों ना हो, ये डर कभी खत्म नहीं होता। लेकिन उनके लिए किसी भगवान जैसा ये फौलादी इंसान उस कूड़े के सामने झुक रहा था जिसे वो एक कीड़े मकोड़े से भी बदतर मानते थे और उसे महागुरु कहकर बुला रहा था। उनके कमजोर दिल इस बात को किसी भी तरह से हजम नहीं कर पा रहे थे। भीड़ में से कुछ लोग तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। वो ये चेक करने के लिए कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे, खुद को नोच रहे थे और थप्पड़ मार रहे थे। और ऐसा करने वाले वहां एक दो नहीं बल्कि कई लोग थे। आर्यन मल्होत्रा को भी महसूस हुआ कि हालात अब उसके हाथों से पूरी तरह निकल चुके थे। उसने खुद अपनी आंखों से अरमान को राकेश सिंघानिया को पहाड़ के बगीचे से मानसरोवर झील में फेंकते हुए देखा था, लेकिन फिर भी उसने यही सोचा था कि वो इंसान दादा शंकर जैसा ही है, जिसने थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा, लेकिन दादा शंकर के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। इसलिए अगर अरमान को लेकर उसकी सोच थोड़ी बहुत बदली भी थी तो वो बस इतनी ही थी कि वो एक निठल्ले से एक ऐसा लड़का बन गया था जिसमें थोड़ी सी ताकत थी। उसने कभी भी उसे एक इज्जतदार इंसान के तौर पर नहीं देखा था, लेकिन उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था उससे साफ था कि अरमान की हैसियत अब आर्यन मल्होत्रा से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी और शायद वो अब उसके पिता विक्रम मल्होत्रा के बराबर खड़ा था। इस बात से आर्यन के गालों पर जैसे किसी ने जोरदार तमाचा जड़ दिया हो, वो दर्द से तिलमिला उठा। वो अभी थोड़ी देर पहले अरमान के सामने हीरो बन रहा था, लेकिन अब उसे समझ आया कि असली हीरो तो अरमान था जो बिना कुछ कहे सब कुछ कर रहा था, जबकि वो खुद उसी कहावत का शिकार बन गया था जो उसके पीछे खड़े इंसान ने कही थी कि दिखावा करने में एक पल का मजा तो आता है, लेकिन उसके बाद सीधा शमशान घाट ही नसीब होता है। मर जा, ये साला अरमान आहूजा जिंदा नहीं बचना चाहिए। आर्यन मन ही मन दहाड़ रहा था। वो इस इंसान को अब एक पल भी जिंदा नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अरमान उसके लिए उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती बन चुका था। उसने पहले सोचा था कि वो अपने परिवार की ताकत और रुतबे के दम पर अरमान को कुचल सकता है, लेकिन अब यशवंत ओबरॉय का बर्ताव देखकर उसे एहसास हो गया था कि सिर्फ अपने परिवार के नाम पर अरमान से मुकाबला करना अब उसके बस की बात नहीं है। इसलिए जब तक अरमान जिंदा था वो कभी भी इस जिल्लत को भूल नहीं पाएगा। ताकत का क्या फायदा, तुम चाहे बाह्य बल का महारथी ही क्यों ना हो, दादा शंकर के सामने तो तुम्हें हारना ही पड़ेगा। आर्यन ने शंकर प्रताप सिंह की पीठ की तरफ देखा और उसके दिल में उबलता गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वो बस अब तमाशा देखने का इंतजार कर रहा था। हालांकि आर्यन खुद को बहुत बेइज्जत महसूस कर रहा था, लेकिन वहां मौजूद सभी लोगों में सबसे ज्यादा हैरान और परेशान सिंघानिया परिवार के लोग थे। राजेश सिंघानिया से लेकर रिया सिंघानिया तक हर किसी का चेहरा सदमे से सफेद पड़ चुका था। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खासकर राकेश सिंघानिया जो आर्यन के बगल में खड़ा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे जाए या पीछे हटे। वो बस फटी फटी आंखों से अरमान को घूरे जा रहा था। उसे पहले इस बात पर जरा भी यकीन नहीं था कि अरमान का ओबरॉय परिवार के साथ कोई रिश्ता हो सकता है, लेकिन यशवंत ओबरॉय के शब्दों ने उसे तुरंत इस बात का एहसास दिला दिया कि उसने गलत घोड़े पर दांव लगा दिया है। अरमान के सामने आर्यन मल्होत्रा की हैसियत कुछ भी नहीं थी। चिढ़, पछतावा, उलझन, खुद पर गुस्सा, उसके चेहरे के भाव ऐसे बदल रहे थे कि उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसका बड़ा भाई राजेश सिंघानिया भी उसी हाल में था। वो अब गहरे पछतावे में डूब रहा था। उसे इस बात का मलाल था कि जब राकेश अरमान का मजाक उड़ा रहा था तब उसने अरमान का साथ क्यों नहीं दिया। अब जब यशवंत ओबरॉय के शब्दों ने अरमान का रुतबा इतना बढ़ा दिया था तो उससे दोबारा नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करना पूरी तरह से बेकार था।
ये बिल्कुल उस कहावत जैसा था, कल तुमने मुझे ठुकराया था, आज मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूं। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा झटका तो मायरा सिंघानिया और उसकी बहनों को लगा था। उन्होंने पहले ही अपने कमरे में बैठकर अरमान में आए बदलावों पर लंबी चर्चा की थी। उनका नतीजा ये था कि अरमान ने ओबरॉय परिवार का दामन थाम लिया है और उसे कोई अच्छा सहारा मिल गया है, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ओबरॉय परिवार का मुखिया खुद उसके सामने इतना झुक जाएगा। हे भगवान, क्या ये नज़ारा किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी नहीं था। आखिर अरमान में ऐसा क्या जादू है कि इतने महान यशवंत ओबरॉय उसके सामने सिर झुकाकर उसे महागुरु बुला रहे हैं? यही सवाल मायरा सिंघानिया और उसकी बहनों के दिमाग में भी गूंज रहा था, और यही सवाल वहां मौजूद हर एक शख्स के दिल में भी उठ रहा था। यशवंत ओबरॉय, उम्र के साथ तुम्हारा दिमाग सटिया गया है। तुम एक ढोंगी और असली इंसान में फ़र्क भी नहीं कर पा रहे। हट जाओ यहाँ से और देखो मैं इस कल के छोकरे को कैसे मज़ा चखाता हूँ। शंकर प्रताप सिंह शुरू में यशवंत ओबरॉय की हरकत देखकर थोड़ा चौंक गया था, लेकिन अरमान को बार बार ध्यान से देखने के बाद वो पूरी तरह से बेफिक्र हो गया। ये लड़का सिर्फ बाहर से ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला था, इसकी तो कोई औकात ही नहीं थी। यशवंत ओबरॉय ने यह सुनकर हिकारत से एक ठंडी सांस ली और कहा, शंकर प्रताप सिंह, ये मेरा घमंड नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूँ। अगर तुम सबके सामने जलील नहीं होना चाहते तो अभी के अभी माफ़ी मांग लो और अपने उस छोटे मालिक को लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, वरना वो कहावत तो सुनी होगी ना, अपने किए की सज़ा तुम्हें खुद भुगतनी पड़ेगी। यशवंत ओबरॉय की इन बातों ने एक बार फिर वहां मौजूद हर इंसान के दिल पर बिजली सी गिरा दी। किसी ने नहीं सोचा था कि यशवंत ओबरॉय सच में अरमान के लिए मल्होत्रा परिवार से पंगा ले लेगा। यशवंत ओबरॉय, क्या तुम मुझसे डर गए हो? दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है ना? अब तुम एक छोटे से बच्चे को देखकर भी कांपने लगे हो। मुझे लगता है तुम्हारे ओबरॉय परिवार को अब राजवंश एनक्लेव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही शंकर प्रताप सिंह की आवाज़ थमी, उसके शरीर से अचानक एक भयानक ऊर्जा फूट पड़ी, जिससे वहां मौजूद हर कोई डर के मारे अपने आप 2 कदम पीछे हट गया। पूरी भीड़ में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे थे जो अपनी जगह से टस से मज नहीं हुए, अरमान और यशवंत ओबरॉय। तुम में थोड़ा बहुत दम तो है। अरमान को पीछे हटता ना देखकर शंकर प्रताप सिंह ने एक ठंडी सांस ली। उसके मन में अरमान के लिए थोड़ी सी इज्जत जरूर पैदा हुई, लेकिन बस इतनी सी ही। शंकर प्रताप सिंह, 5 साल पहले तुमने धोखे से मुझ पर वार किया था, अब उस उधार को चुकाने का वक्त आ गया है। यशवंत ओबरॉय की बात खत्म होते ही उनका पूरा वजूद, उनकी ऊर्जा और उनका जज्बा एकदम से उफान पर आ गया, जिससे भीड़ एक बार फिर खौफ से पीछे हटने लगी। तुम्हारी अंदरूनी चोटें ठीक हो गई हैं और तुम फिर से आंतरिक बल के चरम पर पहुंच गए हो। तुमने ये 5 सालों में कर लिया। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? शंकर प्रताप सिंह का चेहरा ऐसा हो गया मानो उसने सच में कोई भूत देख लिया हो, उसकी आंखों में जरा भी यकीन नहीं था। यशवंत ओबरॉय ने अहंकार से कहा, कुएं के मेढक को आसमान की विशालता का क्या पता। मेरा वापस आंतरिक बल के चरम पर आना सिर्फ और सिर्फ महागुरु अरमान के चमत्कार का नतीजा है। शंकर प्रताप सिंह, इस दुनिया में कई ऐसी ताकतें हैं जिनके बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मेरी बात मानो, अपना सिर झुकाकर अपनी गलती मान लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कोई बहुत बड़ी भूल कर बैठो। क्या तुम्हारा मतलब है कि इस लौंडे ने तुम्हारी अंदरूनी चोटें ठीक की हैं? शंकर प्रताप सिंह तो जैसे सन रह गया। अध्याय 39, तुम्हारे ओबरॉय परिवार के लिए 100 साल की दौलत और शोहरत पक्की। कोई भी शंकर प्रताप सिंह की उस हैरानी को नहीं समझ सकता था, क्योंकि यशवंत ओबरॉय को पहले से ही अंदरूनी चोटें थीं और 5 साल पहले शंकर के हाथ का वार उन पर पड़ा था। आंतरिक बल की वो दोनों धाराएं आपस में उलझ गई थीं, कभी एक दूसरे से टकराती तो कभी एक दूसरे का असर खत्म कर देती। उनकी हालत इतनी पेचीदा और अजीब हो गई थी कि नेशनल मार्शल आर्ट्स का कोई परम गुरु भी ऐसी चोटों के सामने हार मान लेता। जब तक कि उनकी मुलाकात रसायन परिषद के किसी रासायनिक गुरु से ना हो जाए और उन्हें चौथे स्तर की कोई दिव्य गोली ना मिल जाए, तब तक शायद ही कोई ऐसा तरीका था जिससे उनके शरीर में मौजूद आंतरिक बल की उन 2 धाराओं को शांत किया जा सके और उन्हें दोबारा ठीक किया जा सके। लेकिन फिर भी अपने आंतरिक बल के चरम स्तर तक वापस लौटना तो बस ख्याली पुलाव ही था। और चौथे स्तर की दिव्य गोली दुनिया की सबसे नायाब औषधीय गोली मानी जाती है। रसायन परिषद भी हर साल ऐसी कुछ ही गोलियां बनाती है, और वो भी पहले से ही बड़े बड़े और ताकतवर लोगों के लिए बुक होती हैं। ओबरॉय परिवार जैसे एक खानदान के लिए, जिसका दबदबा सिर्फ एक शहर तक सीमित है, ऐसी दिव्य गोली हासिल करने का सपना देखना पूरी तरह से पागलपन है। वरना चाहे कितना भी पैसा क्यों ना लग जाता, ओबरॉय परिवार ने वो चौथे स्तर की दिव्य गोली जरूर हासिल कर ली होती। लेकिन ये कोई ऐसी परेशानी नहीं थी जिसे पैसों से सुलझाया जा सके। यहाँ तक कि आचार्य विद्युत को बुलाने के लिए भी देविका ओबरॉय को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, जिससे ये साफ पता चलता था कि आचार्य विद्युत से भी बड़े किसी रासायनिक गुरु को बुलाना ओबरॉय परिवार की हैसियत से बाहर था।
लेकिन अब यशवंत ओबरॉय खुद कह रहे थे कि उनके आंतरिक बल के चरम पर वापस लौटने का पूरा श्रेय उनके बगल में खड़े इस नौजवान को जाता है। भला ये बात शंकर प्रताप सिंह के होश उड़ाने के लिए काफ़ी कैसे नहीं थी? अगर यशवंत ओबरॉय सच कह रहा है तो मैंने आज एक बेहद ताकतवर इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है और अब शायद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है, शंकर प्रताप सिंह मन ही मन सोच रहा था। आखिरकार उसने पहले भी इस लड़के को जान से मारने की कोशिश की थी। दूसरों को भले ही पता ना हो, लेकिन अगर ये लड़का सच में परमगुरु स्तर का है तो इसे पक्का पता चल गया होगा कि वो हमला किसने किया था। लेकिन इस लौंडे के अंदर तो कोई खतरनाक ऊर्जा ही महसूस नहीं हो रही। अगर तुम मुझे जान से भी मार दो तब भी मैं ये मानने को तैयार नहीं कि ये कोई परमगुरु स्तर का इंसान है। शंकर प्रताप सिंह अंदर ही अंदर सोच रहा था, क्या ये कोई रासायनिक गुरु हो सकता है? नामुमकिन। अगर इसने सच में ऐसा कोई कमाल किया होता तो रसायन परिषद के पास इसका रिकॉर्ड जरूर होता। इतना जवान परमगुरु पूरी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तहलका मचा देता। लेकिन ये लड़का तो पैदाइश से ही एक नंबर का निठल्ला रहा है। यहाँ तक कि आहूजा परिवार ने भी इसे कचरा समझकर घर से निकाल फेंका था, जिसके बाद इसे सिंघानिया परिवार का घरजमाई बनना पड़ा। अगर ये सच में कोई परमगुरु होता तो भला ये इतनी बड़ी बेइज्जती कैसे सह सकता था? एक परमगुरु के गुस्से को इस दुनिया में कौन बर्दाश्त कर सकता है? शंकर प्रताप सिंह इस बात को बहुत गहराई से समझता था, लेकिन मैंने जो उस पर वार किया था वो पूरी तरह से असली था, फिर भी ये मरा कैसे नहीं? और इसके अंदर कोई ऊर्जा भी नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई बाह्य बल का योद्धा हो? क्या ये बाह्य बल का महारथी बनने के रास्ते पर चल रहा है? पल भर में ही शंकर प्रताप सिंह का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और उसे ये आखिरी बात ही सबसे ज्यादा सच लग रही थी, क्योंकि बाह्य बल का रास्ता चुनने वाले ज्यादातर महागुरु अक्सर जवान ही होते हैं। इसके अलावा शंकर ये भी जानता था कि अगर सही तरीका अपनाया जाए और परिवार के पास शरीर को फौलादी बनाने वाली काफ़ी औषधीय गोलियां हों तो अरमान जैसे किसी जवान लड़के को बाह्य बल का महारथी बनाया जा सकता है। तुम चाहे कोई बाह्य बल का महारथी ही क्यों ना हो, मेरे अंदर तुम्हें कुचलने का पूरा दम है। ये सारे ख्याल भले ही बहुत उलझे हुए लग रहे थे, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ ही पलों में शंकर के दिमाग में घूम गए थे। जब शंकर प्रताप सिंह को ये सारी बातें समझ में आ गईं तो उसका दिमाग बिल्कुल साफ हो गया और उसके चारों तरफ की ऊर्जा एक बार फिर से उफान मारने लगी, जिसने भीड़ को बुरी तरह डरा दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कुछ सालों में तुम्हारी ताकत फिर से बढ़ गई है, तभी तुम महागुरु अरमान के सामने इतनी अकड़ दिखाने की जुर्रत कर रहे हो। यशवंत ओबरॉय का रोम रोम लड़ाई के जोश से भरा हुआ था। शंकर प्रताप सिंह की बढ़ती ताकत के बावजूद उनके पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। इसके उलट अपने आंतरिक बल के चरम स्तर पर लौटने के बाद अब वो शंकर के साथ एक ऐसी लड़ाई चाहते थे जिससे वो अपनी इस नई ताकत को पूरी तरह आजमा सकें और उस खौफ को हमेशा के लिए मिटा सके जिसने उन्हें इतने सालों से सताया था। शंकर प्रताप सिंह की ताकत को एक बार फिर से उबलता देखकर अरमान ने उसकी तरफ एक सरसरी निगाह डाली। उसे ऐसा लगा कि उसके सामने खड़े इस बूढ़े में जितनी ताकत नजर आ रही है, हकीकत में उसके पास उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन फिर भी अरमान को उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार उसकी ताकत का स्तर चाहे जितना भी हो, अरमान के अंदर खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। कितनी बड़ी गुस्ताखी! आज मैं तुम्हारे पूरे ओबरॉय परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा, शंकर प्रताप सिंह ने दहाड़ते हुए कहा और फिर अचानक अपने पैरों से जोर लगाते हुए उसका पूरा शरीर कमान से छूटे तीर की तरह यशवंत ओबरॉय की तरफ लपका। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि आसपास की हवा चीरती हुई जा रही थी, जिससे एक डरावनी सी गूंज पैदा हो रही थी। शंकर प्रताप सिंह के आगे बढ़ने की रफ्तार तो वैसे ही हैरान करने वाली थी, लेकिन उस दौड़ते हुए ही उसने एक जबरदस्त मुक्का भी हवा में जड़ दिया, जो उस चीरती हुई हवा को एक बार फिर फाड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसका ये अंदाज ऐसा था मानो वो उस पूरी जगह को ही फाड़ कर रख देना चाहता हो। हर कोई साफ देख सकता था कि उसके उस मुक्के में, जो पहले आम रंग का था, अब उसमें लाल रंग की चमक झलक रही थी। वो सब जानते थे कि ये सब उसकी उस खूंखार रफ्तार और हवा के साथ रगड़ खाने की वजह से हो रहा था, जिससे उसका मुक्का ऐसा लग रहा था मानो उसमें आग लग गई हो। दादा शंकर का मशहूर वार ब्लेजिंग फिस्ट। शिवगढ़ के उत्तरी तट के उन नौजवानों में से एक लड़का जोर से चिल्लाया। वो सब जानते थे कि शंकर प्रताप सिंह का ये सबसे खतरनाक दांव था, जिसे एक बार चला दिया जाए तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देता था और पीछे कुछ नहीं छोड़ता था। ये देखकर यशवंत ओबरॉय पहले अरमान को कुछ कदम पीछे हटने के लिए कहना चाहते थे, लेकिन उनके पास इसका बिल्कुल वक्त नहीं था, इसलिए वो बस जोर से चिल्लाए, सही वक्त है। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, यशवंत ओबरॉय ने एक कदम आगे बढ़ाया। उनका पैर जमीन पर इतनी जोर से पड़ा कि लगा जैसे जमीन धंस गई हो। उसी कदम के साथ यशवंत ओबरॉय ने फौरन अपना शरीर मोड़ा और एक मुक्का जड़ दिया। अपने पैरों से ताकत खींचते हुए, अपनी कमर और पेट की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने पूरे शरीर की ताकत अपने उस तने हुए मुक्के में झोंक दी।
हालांकि यशवंत ओबरॉय का मुक्का ज्यादा तेज नहीं था, लेकिन भीड़ की नजरों में वो किसी पहाड़ जैसा भारी लग रहा था, मानो कोई बहुत बड़ा पहाड़ आसमान से टूट पड़ा हो, जिससे एक भयंकर दबाव महसूस हो रहा था। बैंग! दोनों मुक्के आपस में टकराए और एक गूंजती हुई आवाज चारों तरफ फैल गई। हर किसी को ऐसा लगा जैसे उनके कानों के पास कोई बम फट गया हो, उनके सिर चकराने लगे और वो सुन्न पड़ गए। अरमान, जो उस लड़ाई के बिल्कुल बीचों बीच था, वो सबसे ज्यादा शांत और बेफिक्र खड़ा था, मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। वो अपने दोनों हाथ बांधकर और सिर थोड़ा टेढ़ा किए अपने सामने लड़ रहे उन दोनों आदमियों को देख रहा था। उसकी आंखें किसी गहरी सोच में डूबी थीं, ना जाने वो क्या सोच रहा था। दूसरों ने भले ही गौर ना किया हो, लेकिन अरमान ने साफ देखा कि हालांकि यशवंत ओबरॉय एक कदम भी पीछे नहीं हटे थे, लेकिन उस मुक्के के बाद उनका जो पैर घास में धंसा था, अब वो पूरा का पूरा अंदर तक घुस चुका था। अरमान ने हल्के से अपना सिर हिलाया, उसे लगा कि अब आगे की लड़ाई देखने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह सिर हिलाने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पापा शंकर प्रताप सिंह को नहीं हरा पाएंगे? देविका ओबरॉय, जो ना जाने कब आकर अरमान के बगल में खड़ी हो गई थी, उसने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। अरमान ने जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता नहीं है, बल्कि सच ये है कि तुम्हारे पापा शंकर प्रताप सिंह के आगे टिक ही नहीं सकते। उफ, क्या बकवास है। देविका ओबरॉय काफी देर से अरमान के साथ थी और वो समझ गई थी कि अरमान से आसानी से बात की जा सकती है, इसलिए उसने बेबाकी से बोलना जारी रखा। मेरे पापा अपनी पूरी ताकत में वापस आ चुके हैं। पूरे शिवगढ़ में ऐसा कौन है जो उन्हें हरा सके? और फिर हमारा ओबरॉय परिवार अभी तुम्हारा साथ दे रहा है। अरमान, लड़ाई तो बस शुरू ही हुई है और तुमने पहले ही अपना फैसला सुना दिया। क्या ये हमारे ओबरॉय परिवार के लिए थोड़ी बेइज्जती की बात नहीं है? अरमान ने कुछ पल सोचा और कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा जीते या हारें, मैं तुम्हारे ओबरॉय परिवार को 100 साल की दौलत और शोहरत की गारंटी देता हूँ। 1 सदी, यानी पूरे 100 साल। एक अमर स्वामी का वादा, चाहे खून की नदियां बह जाएं या लाशों के ढेर लग जाएं, लेकिन वो पूरा होकर रहता है। अध्याय 40, जानलेवा दांव। महागुरु अरमान, तुमने कह दिया, अब तुम अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते, देविका ओबरॉय ने कहा। उसके चेहरे का वो प्यारा सा अंदाज अब गंभीर और चुलबुलेपन में बदल गया था। अरमान ने हामी भरते हुए कहा, ये पैंतरा बस एक बार ही काम करता है, बार बार आजमाने पर इसका उल्टा ही असर होता है। देविका उसकी बात सुनकर सिहर उठी और अपनी जगह पर ही जम गई। थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला और अरमान के सामने झुकते हुए कहा, देविका ने आज एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। दरअसल देविका अरमान को उकसाने की चाल चल रही थी, ताकि वो उससे एक वादा ले सके। उसने तो अरमान को बुलाने का तरीका भी बदल दिया था, अरमान से महागुरु अरमान, ताकि ये पक्का हो जाए कि ये किसी महागुरु का वादा है, ना कि किसी हाई स्कूल के लड़के की यूं ही कही गई बात। देविका एक बिजनेस वूमन थी जिसने ना जाने कितने मर्दों से डील की थी। वो उनकी छोटी मोटी सोच को अच्छे से समझती थी कि मर्द अक्सर घमंडी और जिद्दी होते हैं। वो अपने सामने किसी औरत को परेशान होता नहीं देख सकते, जिससे उनके अंदर का वो रक्षक वाला भाव जल्दी जाग जाता है। देविका इस दांव पेच को बहुत अच्छी तरह जानती थी और उसे लगा कि इस बार ये तरीका अरमान पर सबसे ज्यादा सटीक बैठेगा। फिर भी इन सब के बावजूद अरमान ने उसकी चाल को पल भर में भांप लिया और उसने महागुरु होने का अपना रुतबा किनारे रखकर उसे ये बात समझा भी दी, जिससे देविका को लगा कि अरमान को समझना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। आखिर किस खानदान ने ऐसे कमाल के इंसान को पैदा किया है? देविका कुछ कदम पीछे हटी और अरमान को वहां से जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक अजीब सी उलझन थी। अब वो अरमान को सिर्फ एक हाई स्कूल के लड़के के तौर पर नहीं देख रही थी, बल्कि एक असली मर्द के रूप में देख रही थी। एक ऐसा मर्द जो अपनी जमीन पर डटकर खड़ा रह सकता था। उधर मैदान में लड़ रहे दोनों बूढ़ों की लड़ाई अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उनके बीच जबरदस्त मुक्केबाजी चल रही थी। उनका हर एक मुक्का निशाने पर लग रहा था और जिस्म पर पड़ते मुक्कों की आवाज सुनकर वहां खड़े हर इंसान को अपने शरीर में भी दर्द का एहसास हो रहा था। छोटे मल्होत्रा, ये यशवंत ओबरॉय इतना खतरनाक कब से हो गया? किसी ने चुपके से आर्यन मल्होत्रा के पास आकर पूछा। जहां तक उनकी सोच थी, हालांकि यशवंत ओबरॉय में थोड़ी बहुत ताकत तो थी, लेकिन वो सब जानते थे कि उस बूढ़े को पहले अंदरूनी चोटें आई थीं और थोड़ा सा तेज चलने पर ही वो खांसने लगता था और उसकी सांसें फूलने लगती थीं। लेकिन अब वो शंकर प्रताप सिंह को इतनी जोरदार टक्कर दे रहा था, जो कि उनके लिए किसी भी तरह से हजम करने लायक बात नहीं थी। सिर्फ उन्हें ही नहीं, खुद आर्यन मल्होत्रा को भी ये सब बिल्कुल पच नहीं रहा था। जब वो यशवंत ओबरॉय से मिलने उनके घर गया था, तो उसने भी उस बूढ़े को बीच बीच में खांसते हुए सुना था। तो क्या ये खूसट बूढ़ा उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए जानबूझकर खांस रहा था? आर्यन ने उस आदमी को कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने पीछे खड़े लोगों के डर को समझ रहा था, क्योंकि वो डर उसका अपना भी था। अगर यशवंत ओबरॉय सच में अपनी पुरानी ताकत में वापस आ गया है, तो ये शिवगढ़ के उत्तरी तट के उनके परिवारों के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं थी।
ओबरॉय परिवार पहले ही अंदर अंदर शिवगढ़ के दक्षिणी तट का सबसे बड़ा परिवार बनता जा रहा था। अगर यशवंत ओबरॉय अपनी पूरी ताकत में लौट आया है तो इसमें कोई शक नहीं कि उसका पहला निशाना शिवगढ़ के उत्तरी तट के सारे बड़े परिवार ही होंगे। और उस वक्त शिवगढ़ के उत्तरी तट का मल्होत्रा परिवार ही सबसे पहले उसकी मार सहेगा। ओबरॉय और मल्होत्रा परिवार तो हमेशा से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। यशवंत ओबरॉय की बढ़ती ताकत मल्होत्रा परिवार के लिए सबसे बुरी खबर थी। आर्यन ये बात समझ चुका था और शंकर प्रताप सिंह इस बात को उससे कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहा था। इसलिए जब शंकर प्रताप सिंह ने यशवंत ओबरॉय को वापस उसके चरम आंतरिक बल में देखा तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आया कि अब ओबरॉय परिवार का नामो निशान ही शिवगढ़ से मिटा देना चाहिए, वरना ओबरॉय परिवार आगे चलकर मल्होत्रा परिवार का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इसलिए शंकर प्रताप सिंह का हर एक दांव और हर एक मुक्का जानलेवा था, जिसमें रत्ती भर भी रहम नहीं था। एक अनजान इंसान की नज़रों में वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन अरमान जैसे उस्ताद के लिए ये साफ था कि यशवंत ओबरॉय को संघर्ष करना पड़ रहा था। कई बार पलटवार करने के ऐसे मौके आए थे, लेकिन यशवंत ओबरॉय ने उन्हें हाथों से जाने दिया। हालांकि इसके लिए यशवंत ओबरॉय को दोष नहीं दिया जा सकता था। आखिरकार वो अभी अभी आंतरिक बल के चरम स्तर पर लौटा था और उसका स्तर अभी तक पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ था, इसलिए उसके लिए अपनी पूरी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन अरमान को ये सब कुछ बेकार लग रहा था। जो बात उसे खटक रही थी वो ये थी कि शंकर प्रताप सिंह, वो खूसट बूढ़ा, अपनी असली ताकत छिपा रहा था। शंकर और यशवंत ओबरॉय की लड़ाई अरमान की नज़रों में एक बिल्ली और चूहे के खेल जैसी लग रही थी, जिससे अरमान को लग रहा था कि शंकर यशवंत ओबरॉय को वो इज्जत नहीं दे रहा है जिसका वो हकदार है। और अरमान के दिल में एक हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन वो बेचैनी क्या थी ये वो अभी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी साधना अभी स्वर्गीय प्रकटीकरण स्तर तक नहीं पहुंची थी। लेकिन ये एहसास लगातार बना हुआ था, जिसने अरमान को थोड़ा बेचैन कर दिया था, इतना कि उसकी नज़रें पूरी तरह से मैदान पर ही टिकी थीं। छोटे मल्होत्रा, दादा शंकर को तो जीत जाना चाहिए, है ना? एक और आदमी ने पूछा, क्योंकि उनकी नज़रों में दादा शंकर ही सबसे महान और सबसे ताकतवर थे। पहले जब भी वो किसी से लड़ते थे तो वो अपने दुश्मन को पल भर में ही मिट्टी में मिला देते थे, लेकिन इस बार उन्हें सच में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा था। आर्यन शुरुआत में थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जल्द ही वो रिलैक्स हो गया और अपने पीछे खड़े लोगों से फुसफुसाते हुए बोला, चिंता मत करो, आज के बाद शिवगढ़ में कोई ओबरॉय परिवार नहीं बचेगा। छोटे मल्होत्रा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? उन्होंने बहुत एक्साइटमेंट के साथ पूछा। सबने अपने कान खड़े कर लिए, क्योंकि ओबरॉय परिवार का उठना उनके परिवारों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आर्यन ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी मुस्कान दी। उसका चेहरा पूरे कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। उसने इतनी बड़ी बात इसलिए कही थी क्योंकि वो पहले ही दादा शंकर के इरादों को भांप चुका था। वो जानबूझकर दुश्मन के सामने कमज़ोर होने का दिखावा कर रहे थे, ताकि सही मौके पर वो दुश्मन को एक ऐसा वार दे जिससे वो फिर कभी ना उठ सके। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैदान का नज़ारा बदलता हुआ दिखाई दिया। यशवंत ओबरॉय, जो अब तक पीछे हट रहे थे, वो एकदम से भारी पड़ने लगे और शंकर प्रताप सिंह को कदम दर कदम पीछे धकेलने लगे, जिससे शिवगढ़ के उत्तरी तट के उन नौजवानों की धड़कनें तेज हो गईं। देविका ओबरॉय फिर से आगे आए और बड़े गर्व के साथ अरमान से बोली, लगता है मेरे पापा जीतने वाले हैं। अरमान मुस्कुराया और बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। अब वो अपनी उस बेचैनी की वजह को पूरी तरह से समझ चुका था। शंकर प्रताप सिंह के पास यशवंत ओबरॉय को बुरी तरह घायल करने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वो अपनी असली ताकत छिपाता रहा और दुश्मन के सामने कमज़ोर होने का नाटक करता रहा। छोटे मोटे फायदे के लिए ना लड़ना, इसका मतलब था कि उसके इरादे कहीं ज्यादा बड़े हैं। वो एक जानलेवा दांव की तैयारी कर रहा था, एक ऐसा दांव जो यशवंत ओबरॉय की जान लेने के लिए काफ़ी हो। लेकिन आज की दुनिया में किसी का कत्ल करना एक जुर्म है, इसलिए उसे बहुत सावधानी से काम लेना था और कोई सुराग नहीं छोड़ना था। और इसी वजह से वो एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा था। अभी के हालात को देखकर अरमान को लगा कि शंकर प्रताप सिंह जिस मौके का इंतज़ार कर रहा था वो आ गया है, क्योंकि यशवंत ओबरॉय के अंदर जीतने की आग बहुत तेज थी और वो साफ तौर पर शंकर के बिछाए जाल में फंस चुके थे। हकीकत भी यही थी। यशवंत ओबरॉय खुद को शंकर प्रताप सिंह पर भारी पड़ता देख खुशी से झूम रहे थे। उनके मुक्कों में मानो एक अजीब सी ताकत आ गई थी और वो अपने बड़े बड़े वारों से अपने सामने खड़े उस बूढ़े को कुचलकर मार डालना चाहते थे। लेकिन जब भी वो वार करते, शंकर प्रताप सिंह किसी ना किसी तरह से बच निकलता, जिससे यशवंत ओबरॉय का दिमाग धीरे धीरे बेचैन होने लगा था। एक जोरदार मुक्के के बाद यशवंत ओबरॉय ने अचानक देखा कि शंकर प्रताप सिंह से शायद कोई चूक हो गई है। उसका बचाव पूरी तरह से खुल चुका था और उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिख रही थी। ये देखकर यशवंत ओबरॉय की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। खुद को बचाने की परवाह किए बिना उन्होंने अपना मुक्का सीधा शंकर की छाती की तरफ दे मारा।
उनका मुक्का अभी आधे रास्ते में ही था कि यशवंत ओबरॉय को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने देखा कि शंकर प्रताप सिंह, जो अभी तक घबराया हुआ था, उसके चेहरे पर अचानक एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान आ गई। आर्यन ने ये नज़ारा देखते ही जोर से ताली बजाए और हंसते हुए बोला, हो गया काम। शंकर प्रताप सिंह थोड़ा पीछे की तरफ झुका, उसने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया और उसकी उंगलियों से अचानक एक अदृश्य ऊर्जा निकली जो सीधा यशवंत ओबरॉय की छाती पर जाकर लगी। आंतरिक बल का प्रहार। यशवंत ओबरॉय की आंखें फटी की फटी रह गईं, उनके चेहरे पर जरा भी यकीन नहीं था। तुम सच में अर्ध परिवर्तन स्तर पर पहुंच गए हो। मेरा खेल खत्म।